बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है रिसाइकलिंग की। वैसे तो जब हम रिसाइकलिंग का वर्ड यूज़ करते हैं तो जहन में आता है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्लास्टिक और पेपर को महदूद हद तक इस्तेमाल करें, बल्कि ना इस्तेमाल करें, ताकि हम अपनी एनवायरनमेंट, अपनी आबो हवा वगैरह को साफ़ सुथरा रख सकें। लेकिन दुनिया अब जा रही है सस्टेनेबल फैशन की तरफ भी, यानी कि अगर आपने कोई कपड़े लिए हैं तो आप उनको सिर्फ एक दफ़ा पहन के साइडलाइन ना करें, उनको रीयूज़ करें और उन्हीं को रीवैम्प करके नए तरीके से इस्तेमाल करें। जहाँ पे ये बातें होती हैं वहाँ पे हमारे घर वाले, हमारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे बुज़ुर्ग तो बहुत ज़्यादा रिसाइकलिंग करते थे। जैसे कि शादी या किसी फंक्शन के कपड़े। अब अपनी शादी पे जो आपने कपड़े पहने हैं, जो बड़ा हैवी ब्राइडल जोड़े होते हैं ख़वातीन के, आपको पता है कि वो कपड़े अक्सर रीयूज़ नहीं होते। वो कपड़े लोग बंद करके संदूक के अंदर पैक करके रख देते हैं और सालों साल गुजर जाते हैं और वो कपड़े इस्तेमाल नहीं होते और एक तरह से वो आउट ऑफ फैशन भी हो जाते हैं। अब बात यह है कि आजकल जिस किस्म के शादी के कपड़े लोग बनाते हैं वो ऐसे तो होते नहीं है कि मैंने अगर पहने तो वो फिर मैंने अपनी बेटी नूर को भी पास ऑन कर दिए। तब भी वो कपड़े सिर्फ 2 दफ़ा पहने जाएंगे, एक दफ़ा मैंने पहना, एक दफ़ा मेरी बेटी ने पहना। सो लॉजिकल बात ये है, पहले तो होता था ना कि सुच्चा काम होता था, असल चांदी का या असल सोने का, और वो सारी चीज़ें होती थी तो उसको बड़ा लोग सेव करके प्रिजर्व करते थे। लेकिन सोचने की बात है, कपड़े हों, जूते हों, जेवर हों, बैग्स हों, अगर वो अलमारियों में ही बंद रहने हैं तो उनका क्या फ़ायदा। तो सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंटलेस हो जाता है। और उसके अलावा रिसाइकलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब रिसाइकल की जब बात करी तो उसको रीयूज़ करना है आपने। अब अगर आपने अपने शादी के कपड़े आपके पड़े हुए हैं और एक टाइम गुजर गया तो आप उनको निकालें, शर्ट के साथ आप एक ट्राउज़र बनवा लें या एक फर्शी शलवार बना लें, साथ में एक सिंपल दुपट्टा उसके साथ शिफॉन का हल्के से किनारी वाले काम वाला बना लें, तो वो एक सूट बन गया। अगर लहंगा है या गरारा है तो उसके साथ प्लेन शर्ट बना ली। दुपट्टा अगर आपका बड़ा अच्छा काम वाला है तो उसके साथ प्लेन सिल्क का, रॉ सिल्क का आपने सूट बना लिया। बड़े लोग जब अपने शादी के सूट बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर कलर्स होते हैं। अगर तो आपका ऐसा सूट है जिसमें 2-3 किस्म के कलर्स हैं तो आप 2-3 डिफरेंट कलर्स के आउटफिट्स बना सकते हैं। शर्ट के साथ आपने, अगर आपकी फॉर एग्जांपल शर्ट के अंदर मैरून है, फॉर एग्जांपल मैरून गोल्ड है और साथ में कुछ लोग ब्लू भी डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल स्काई ब्लू कलर है, रेड कलर यूज़ किया हुआ है और साथ में गोल्ड यूज़ किया हुआ है, तो आपने लाल रंग का जो आपका एलिमेंट है उसके साथ एक आपने कर लिया, एक आपने ब्लू के साथ अपना सूट बना लिया और एक आपने दुपट्टे के साथ कोई भी प्लेन कलर की एक शलवार कमीज़ बना ली। सो बात यह कि व्यूअर्स, ऑप्शंस अनलिमिटेड होते हैं, तो कपड़े तो डेफिनेटली रीयूज़ करने चाहिए। इवन नॉर्मल, जैसे कि अभी मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, ये मैंने, अब मैं आपको आउटफिट दिखाती हूँ। ये टॉप है, ये जीन्स के साथ भी पहना जा सकता है, ये एक कंप्लीट आउटफिट के तौर पे भी पहना जा सकता है। इन ट्राउज़र्स के साथ प्लेन शर्ट भी पहनी जा सकती है। अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ अगर स्कार्फ ले लूँ तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की लुक आ जाएगी, ज़रा ज़्यादा ईस्टर्न की तरफ चला जाएगा। सो व्यूअर्स, ऑप्शंस बहुत से होते हैं। हम क्या करते हैं कि जो चीज़ जैसे ख़रीदी होती है उसको उसी तरह यूज़ करते हैं। फिर बचा हुआ खाना, व्यूअर्स, बचे हुए खाने को फेंकने के बजाय उसको रीयूज़ किया जा सकता है। घर में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आलू कीमा बनाया एक दिन, नेक्स्ट डे अगर आपके पास बचा हुआ है आलू कीमा तो आप उसी आलू कीमा के साथ कोई पास्ता तैयार कर सकते हैं, सबमरीन सैंडविच बना सकते हैं। सो चीज़ों को रीयूज़ करें, उनको वेस्ट ना करें। ग्रेवी बनाई हुई है, कोई सालन बनाया हुआ है, नेक्स्ट डे आप उसको, फॉर एग्जांपल आपने आलू की भुजिया बनाई थी, उसी आलू की भुजिया के अंदर थोड़े से और मसाले डाल के उसको मैश करके आपने पराठे में डाल दिया तो आपके आलू के पराठे बन गए, सब्ज़ी के पराठे बन जाते हैं। सो वेरियस डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, खाना फेंका ना करें। दूसरी बात, अगर खाना ज़्यादा बन गया है और आपके इस्तेमाल का नहीं है और आपने नहीं रीयूज़ करना, तो उसी दिन आपके घर में अगर कोई खातून काम करती है, कोई आपके जानने वालों में ऐसे लोग हैं जैसे हमसायों में बड़ा लाड होता है, तो आपने एक्स्ट्रा जो आपका खाना है अपने घर के लिए निकाला और जो एक्स्ट्रा है वो जाके वहाँ पे दे दिया। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ये होता है व्यूअर्स, वेस्ट में नहीं होता है कि अगले को पता नहीं होता कि साथ वाले घर में कौन रह रहा है, बट आप अपने नेबर्स में भेज सकते हैं। उस दिन हमने घर में, मेरा दिल चाह रहा था शीर खोरमा खाने का, तो वो ज़्यादा बन गया, हमने 2 एक्स्ट्रा कौलियाँ जो है वो बना के नेबर्स में भेज दी। कभी ज़्यादा बन गया तो मतलब बात यह है कि आप खाने को भी रीयूज़ कर सकते हैं। पड़ा रहे, ज़ाया हो जाए,
गुनाह अपनी जगह, और ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि दुनिया में इतने लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सेंसिबल होकर चलें। फिर प्लास्टिक बॉटल्स, वैसे तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पुरानी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं तो आप उसमें पौधे लगा सकते हैं। जैसे पानी आपने डाल दिया और उसके अंदर आपने मनी प्लांट की एक टहनी लगा दी, तो अच्छा खासा उसमें पौधा निकल आता है, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो प्लास्टिक की बोतल भी उसके पौधों के पीछे छुप जाएगी। उसके अलावा आप उसके अंदर फेरी लाइट्स डाल के उसको डेकोरेशन के आइटम्स भी बना सकते हैं। बच्चों के साथ आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, टॉयज़ वगैरह उसमें से आप बना सकते हैं। सो द पॉइंट इज़, इवन प्लास्टिक की बॉटल्स की रीयूज़ जो है बड़े अच्छे अंदाज में हो सकती है। अव्वल तो बार बार एक ही बात कहती हूँ कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। गिफ्ट रैपिंग पेपर और शॉपिंग बैग्स, फैंसी पेपर मिलता है या ब्रांडेड पेपर बैग्स होते हैं, उनको आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं गिफ्ट रैपिंग में। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, स्पेशली वो जो शाइनी सा कपड़ा होता है रैपिंग पेपर, वो अगर एक दफ़ा आप यूज़ करें, अगर आप तरीके से उसके ऊपर से टेप वगैरह उतारें, ग्लू वगैरह उतारें, तो वो आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात ये कि एक दफ़ा आपने यूज़ कर लिया, या आप कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में कटिंग कुटिंग करके बच्चों के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। फैंसी जो बैग्स होते हैं, गिफ्ट बैग्स होते हैं, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, उन गिफ्ट बैग्स पे हमें कुछ नहीं लिखना चाहिए। बेशक उसके साथ एक कार्ड लटका दें या किसी एक रिबन के साथ लटका दें कि जी फ़लाँ बंदा हैप्पी बर्थडे या थैंक यू या मुबारक हो, जो भी आप गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं वो उसी के जो हैंडल होते हैं उसके साथ लटका दें, ताकि वो इंसान फिर रीयूज़ कर सके, ना कि उसके ऊपर ही आप कुछ मार्कर मुकर से लिखते हैं फिर अगला बंदा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर पुराने टावल्स और टी शर्ट्स, देखिए पुराने तौलिए बहुत अच्छे सफाई के कपड़े बनते हैं। अगर आपने पुराना टावल अपना आपका ख़राब हो गया, पुराना हो गया, तो आप उस पुराने टावल को, मतलब आपके यूज़ का नहीं रहा, फट गया है, उसमें कोई इशू हो गया, आप उसकी कटिंग करके उसके कपड़े उसको सफाई के लिए यूज़ कर लें। अच्छा, फेस टावल बड़ा अच्छा उससे बन जाता है। बड़े वाले तौलिए में से कोई 10 छोटे फेस टावल इतने इतने निकल आते हैं। आजकल गर्मियाँ आए, आप उस छोटे टावल को ठंडे पानी में डाल के अपने फेस पे रखें तो आपको सुकून भी मिलेगा और आपके आपके पोर्स भी बंद हो जाएंगे। टी शर्ट्स बड़ी अच्छी बन जाती हैं। टी शर्ट के अगर आप नेक के अंदर जो वाइपर होता है या टाकी डालें और उसको यूज़ करें तो पूरी ज़मीन बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती है, तो वही कपड़ा रीयूज़ हो जाता है। कल ही मैंने एक चीज़ की कि वो मुझे आके सिद्रा हमारे घर में काम करती है, उसने कहा आप ही ये ना कुछ चादरें हैं बिल्कुल, और मेरे घर में ना प्लेन चादरें यूज़ की जाती हैं और प्रिंटेड भी अगर आपकी चादरें हो, तो उन्होंने कहा इनको फेंक देते हैं। मैंने कहा बेटा इनको क्यों फेंकना है, जो इनके हिस्से ख़राब है उनको नहीं यूज़ करते, जो हिस्से ठीक है उनकी कटिंग करके नैपकिन्स उसके बना लेते हैं, ताकि खाने के टाइम पे जब हम खाना खाएं तो आप उसको नैपकिन की तौर पे अपनी गोद में रख लें। सफ़ेद कपड़ा या कोई कलर्ड कपड़ा ही होता है ना, प्लेन जो यूज़ होता है नैपकिन्स के लिए, इवन अगर मोटे व डिज़ाइन वाला कपड़ा है, आप उसकी कटिंग करके 12 नैपकिन तो निकाल ही लेंगे एक बेडशीट के अंदर से। अगर आपका डबल बेड है या किंग साइज़ बेड है तो आपकी आराम से 12 उसमें से इतने साइज़ के नैपकिन निकल आएंगे, डिनर वाले या छोटे वाले नैपकिन निकल आएंगे जो चाय पे सर्व करते हैं। तो कपड़े के पेपर नैपकिन्स जो वैसे ही इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, उससे 100 गुना बेहतर है कि आप कपड़े के नैपकिन्स जो हैं उन चीज़ों से बना लें, उन कपड़ों से बना लें जो आपके यूज़ के नहीं हैं। मेरी ये दोस्त ने मुझे बताया था, वो कहती है जुगन जब मेरी शीट ज़रा पुरानी हो जाती हैं या ऐसी होती हैं तो जो नॉर्मल डे टू डे हमारे खाने पीने के नैपकिन्स होते हैं मैं उसमें से बना लेती हूँ। हल्की सी आपने उसकी किनारी कर दी, एक्टिविटी हो गई और साथ में फ़ायदा हो गया। या थोड़ी सी आप लेस ले लें छोटी सी और उन सब के साथ लगा लें, आपके प्रॉपर नैपकिन्स का सेट निकल आएगा। टीवी ट्रेस के ऊपर रखने के लिए आप मैट्स बना सकते हैं उसमें से। डाइनिंग के ऊपर अगर आपने कोई डाइनिंग टेबल की चादर बनानी है तो कभी कभी बहुत बड़ी चादर में से ऐसा बड़ा एरिया निकल आता है जो क्लियर होता है। सो व्यूअर्स, हज़ारों चीज़ें की जा सकती हैं अगर हम अपने ही घर की चीज़ों को रीयूज़ करें। मैं इसलिए नहीं कह रही कि कोई इंसान इसलिए करे कि वो मुस्तहिक है या बड़ी किसी ट्रबल से गुजर रहा है। ये हर बंदा कर सकता है, क्योंकि पैसे तो हम सबको सेव करने चाहिए जहाँ पे कर सकते हैं। पैसे वीरान करने का क्या फ़ायदा, और अगर वो नैपकिन्स आपने खुद नहीं यूज़ करने तो किसी और को दे दें। या अगर वो चादरें आपके काम की नहीं हैं, टॉवल्स आपके काम के नहीं हैं लेकिन ज़रा बेहतर हालत में थे, किसी को दे दें। फेंकने वाले अमल से ज़रा बाहर निकले। देन टूटे हुए कप्स और मग्स। अच्छा, हर बंदे के घर में ग्लास, मग या कप्स जो हैं वो टूट जाते हैं। छोटे छोटे कप्स में अगर क्रैक्स आ जाए या हल्का सा साइड पे कट आ जाए तो वो बड़े खूबसूरत पौधे लगाने के लिए बड़ी अच्छे वो बन जाते हैं। मेरी एक दोस्त है, उसके जो भी कोई कप्स, मग्स, टाइम के साथ ग्लासेस वगैरह टूटे, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के उसमें मिट्टी डाल के, किसी में उसमें पुदीना लगा दिया, किसी में उसने हरी मिर्चें लगा दी छोटे छोटे उसके अंदर, तो छोटे छोटे पौधे से उगे हुए हैं और वो उसने अपनी किचन की खिड़की के जो है उसकी सिल के ऊपर रख दी।
वो इतने मज़े के लगते हैं। मैंने उसे कहा ये तुमने कहाँ से लिए, क्या किया? कहती है चुगन टूटी भजी चीज़ों को यूज़ किया है मैंने। सो बात ये कि जो चीज़ टूट जाती है शायद वो वाला काम नहीं कर पाती जो आप चाह रहे होते हैं, लेकिन आप उससे कोई और काम निकाल सकते हैं। व्यूअर्स, हर चीज़ को आप मोर देन एक काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो मेरा पॉइंट ये है कि चीज़ों को रिसाइकिल करें, अपने आप को सेविंग्स की तरफ लेके जाएं। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम डिस्पोजेबल चीज़ों की तरफ चले गए हैं। देखें, हर रोज़ अगर कोई बंदा डिस्पोजेबल प्लेटों में खाता है, डिस्पोजेबल कांटे चम्मच यूज़ करता है, वो भी एक एक्सपेंस है। सो आप चीज़ें वो लेके आएँ जो रीयूज़ हो सकती हैं, और अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ चीज़ टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो आप उसको लाइफ में किसी और पॉइंट से रीयूज़ कर सकते हैं। प्लेट है आपकी, कोई टूट गई है, क्रैक हो गई है। गमले जो होते हैं, जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं या नर्सरियों से ख़रीदते हैं, उनके नीचे सुराख होते हैं, राइट? तो अगर आप उसके अंदर पानी डालते हैं तो अक्सर वो पानी जिधर भी आपने रखा होता है वहाँ पे निकल जाता है। आप उसके नीचे वो वाली प्लेट रखते हैं जो थोड़ी सी टूटी हुई है, उसका मुंह उस तरफ कर दें तो वो एक चीज़ छुप भी जाती है। टूटी हुई प्लेटों के साथ आप प्लेटों को तोड़ के मोज़ेक डिज़ाइन बना के बड़ी अच्छी डेकोरेशन बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, मैनी ऑप्शंस, और इसी से रिलेटेड हम ज़रा आगे भी बात करेंगे। आज एक बड़े ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम गाइडेंस लेंगे। लेकिन किचन में रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। आप बड़ी हैरानगी से सुन रही थी कि अच्छा ये भी बात ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग करते थे घरों में। कुछ चीज़ें इसमें से मैंने भी की हैं, जैसे कि कोई भी नहीं फेंकता था। अब तो मतलब एक शर्ट है, आपने 2 दफ़ा पहन ली, पसंद नहीं आई, किसी को गिफ्ट नहीं करनी, उसको कूड़े में फेंक दी। हाँ जी, कूड़े से बेहतर है कि आप किसी को दे दें, वो उसके काम आ जाएगी। बेडशीट्स जैसे आपने कहा, उसमें से कुछ ख़राब हिस्सा मैंने निकाल के, और जो मैट्रेस होते हैं जो गेस्ट आ जाएं तो बता निकाल के डाल लेता है, मैंने उनके कवर बना लिए। क्या बात है। हाँ जी। अच्छा, मेरी दोस्त क्या करती है, अगर उसको कोई अपनी शर्ट सलवार कमीज़ बड़ी पसंद है, वो खुले खुले कुर्ते पहनती है, वो उसमें से कुशन निकाल लेती है एक। बिल्कुल। कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, इसमें से कुशन निकालिए, तो उसके ना लाउंज के अंदर बहुत से डिफरेंट कलर्स प्रिंट के वो पड़े हुए हैं। उसका क्योंकि सोफ़ा जो है वो क्रीम कलर का है, तो उसके ऊपर आप कोई भी जैसे इस कलर का भी रख दो, तो उसने मल्टी कलर किस्म के वहाँ पे कुशन रखे। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा तुझे ये कुशन कहाँ से मिलते हैं, दुकान का बता। कहती है, मैंने कहा ऑनलाइन लिए हैं। कहती है जुगन, ये पुरानी कमीज़ें, दुपट्टे वगैरह जो मेरे पास होते थे लॉन्च ऑन के, मैं उनसे ये बना लेती थी, 6 महीने तो निकाल ही देते हैं, फिर उसके बाद इन्हीं को मैं सफाई के लिए यूज़ कर लेती हूँ। एज लॉन्ग एज आपके कपड़े में से रंग ना निकलता हो, हाँ जी, आप उसको रीयूज बहुत चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। नैपकिन बन सकते हैं, जैसे आपने कहा प्लेन, अगर आपके पास बेडशीट्स हैं, नैपकिन बन सकते हैं, बन जाते हैं आपके, आप सफाई के कपड़े निकाल लेते हैं। जैसे बॉटल्स हैं प्लास्टिक की, उसमें मैंने मनी प्लांट लगा के किचन में लगाया, वो इतना अच्छा ग्रो हो गया है। और मतलब बहुत सी बोतलें ऐसी होती हैं, एक वक्त होता था कि आपको कांच की बोतल, खूबसूरत बोतलें होती हैं जिसमें कभी आप जूस लेके आते हैं। हाँ जी। अच्छा, कैन्स आप लेते हैं, आप कैन के टॉप को स्लाइस करके काटते हैं क्योंकि वो इतना मुश्किल नहीं होता कट करना। हाँ जी। तो आपने उस कैन को यूज़ कर लिया डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं उसके अंदर पौधे वगैरह लगाने के लिए, वो कलरफुल सा इतना मज़े का लगता है और इतनी डिफरेंट सी चीज़ लगती है। हम सबके घरों में कोई ऐसी, मैं आपको व्यूअर्स जस्ट एज एन एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि हमारे सेट के ऊपर ये देखें, ये सरफेस है, यहाँ पे आपने कुछ रखना है, आप ऐसी सरफेस के ऊपर रख सकते हैं। इधर आए, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए हमारे पास एक टेबल टॉप है, हमारे सेट के ऊपर ही इतनी सर्फेसेस हैं। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास सरफेस है, यहाँ पे खैर हमारे कैमरा वाले भाई भी हैं और वहाँ पे वो भी है। ये देखिए, ये भी एक सरफेस आ गई। तो इतनी सर्फेसेस होती हैं, हर चीज़ को बंदा कैसे कवर करे? हर चीज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है कवर करना, और बार बार जाके डेकोरेशन के आइटम्स खरीदने से 100 गुना बेहतर है कि अपने घर की चीज़ों को, हाँ जी, अपने घर की चीज़ों को जो यूज़ नहीं कर रहे हम, उसी से हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। यार शेफ नूर, सीधी बात है, मनी प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, उसके अलावा स्नेक प्लांट हो गया, ये आप पौधे लगाएं, स्मॉग, ऑक्सीजन के जो मसाइल होते हैं, हाँ, वो भी घर के अंदर रिजॉल्व कर देते हैं। सो अपनी भी जिंदगी आसान करें और पैसे भी सेव करें। हमारी तो यही ख्वाहिश होती है कि वो आइडियाज़ और वो चीज़ें आपके साथ शेयर करें जो आपके लिए बेनिफिशियल है। हर रोज़ यहाँ पे बैठ के आपको लेक्चर देने का ना आपको कोई फ़ायदा, ना मुझे कोई फ़ायदा, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। बातें वो करें जिससे आप लोगों को भी बेनिफिट होगा। हाँ, तो शेफ़ नूर, ब्रेक के बाद आपके पास आऊँगी इन शेफ़ नूर्स किचन। अगेन आपको पता है किचन में भी हम एक बजट को लेके चल रहे हैं कि एक मिनिमल बजट के अंदर कैसे हम हेल्दी खाना खा सकते हैं और लजीज खाना खा सकते हैं। और दाल वीक कंटिन्यू कर रहा है, तो ब्रेक के बाद दाल से रिलेटेड रेसिपी भी शेयर करेंगे।
और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगी 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है और मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। हमारे बेशक फेसबुक के पेज के ऊपर मॉर्निंग एट होम में डीएम करें और आइडियाज़ दें कि किस तरीके से लोग पैसे सेव कर सकते हैं। आप लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सेविंग आती है। देखिए जैसे कि ये कुछ आइडियाज़ है रीयूज़ करने वाले, और भी डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, तो ज़रूर आप भी हमारे साथ शेयर करें ताकि हम दूसरों के साथ वो चीज़ें शेयर करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं आ गई हूँ किचन में अपना एप्रन पहन के, और यहाँ पे हमने प्याज ब्राउन कर लिए हैं। आज आप बना क्या रही हैं आप बताएंगी, और मैं जल्दी से ये अदरक लहसुन की पेस्ट भी इसमें डाल दूँ ताकि जी आज हम बना रहे हैं जी अचारी दाल माश। दाल माश चाहिए जी बहुत ज़्यादा हमने अदरक लहसुन डाला है आज जी, क्योंकि इसी से इसका फ्लेवर आता है। बिल्कुल सही। हाँ जी, तो अचारी दाल माश की दाल माश चाहिए हमें आधा किलो, लहसुन अदरक की पेस्ट चाहिए हमें 3 खाने के चम्मच, टमाटर हमें चाहिए 4 से 5 अदद, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ड्राई अचार मसाला 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, लौंग 6 से 7 अदद, तेल जो है वो आधा कप है, और अचारी मसाले के लिए जो है साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, केलौंजी 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, और सुर्ख मिर्च गोल वाली 6 से 7 अदद। और तड़के के लिए हमें चाहिए कड़ी पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा, गोल वाली सुर्ख मिर्च, और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। इसके डबल तड़के हैं ना जी? डबल तड़का है। वो दूसरा वाला तड़का जो है एंड पे हम मक्खन में लगाएंगे, मक्खन या देसी घी में। बिल्कुल सही। सबसे पहले जी हमने ब्राउन कर लिया है प्याज को, लाइट ब्राउन कर लिया है, और उसका जो ही कलर चेंज हुआ, लाइट ब्राउन हुआ, तो हमने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। तो इसमें हमने ये ब्लेंड किए हुए टमाटर, और इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं 4 से 5 अदद, वो डाल के हमने ब्लेंड किए, ये डाल देंगे। उसके बाद हम सारे मसाले डालेंगे। दाल को हमने 10 मिनट पहले भिगोना है, और दाल को अच्छे तरीके से धो के दाल और सारे मसाले और अचार मसाला डाल के इसको खूब अच्छे तरीके से। अच्छा, ये ड्राई होगी या ग्रेवी वाली होगी? ये ड्राई होगी। क्योंकि दाल माश ना आजकल लोगों ने बनानी शुरू कर दी है ग्रेवी के साथ, उसका बिल्कुल मज़ा नहीं आता। नहीं, ये बिल्कुल ड्राई होगी। और उसके बाद इसको पानी डाल के जो है हम इसको 45 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे रख देंगे, और अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो 5 मिनट लगेंगे इसमें। अच्छा, तो ये अब इसके बाद अब मैं डाल दूँ? हाँ जी, ये डाल दें। अब डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक लहसुन को हमने कर दिया, उसमें से अब कुक्ड स्मेल आ रही है अदरक लहसुन की। वो जो एक कच्ची स्मेल है ना, जैसे ही आपको लगे कि वो ख़त्म हो गई है तो उसमें फिर आप ये डाल दें। अच्छा, टमाटर भी हम काफ़ी डाल रहे हैं जी। हमारी दाल थोड़ी डबल। ये हमारे अंदर क्या क्या है इसमें? सब्ज़ मिर्चें और टमाटर। सब्ज़ मिर्ची और हाँ जी। अच्छा, और अब इसमें हम जो है वो मसाले डाल देंगे। तो ये हमने इसमें टमाटर डाल दिया, अब हम इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे। ये हमारी लाल मिर्च आ गई। नेक्स्ट नमक, हल्दी ठीक है। घर की हल्दी हो तो सबसे बेस्ट है। हाँ, वो तो फिर थोड़ी सी जो है अच्छा खासा रंग भी और जायका भी दे देती है। आजकल वैसे रंग आ जाता है, टेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो डब्बे वाली का वो फ्लेवर ही नहीं आता। थोड़ी मेहनत है घर की हल्दी के लिए। बिल्कुल। अच्छा जी, ये मसाला अब थोड़ा सा भुन जाएगा, जो ही ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो दाल डाल देंगे। दाल डाल के हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, और साथ हम साबुत काली मिर्च। लोग कहते हैं कि टमाटर डाल दो तो दाल पकती नहीं है, क्या ये सही है? नहीं, पकती है दाल। सिर्फ आपने लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है जो भी दाल बना रहे हैं। अच्छा, ओके। हाँ जी, ओके। ये भी एक टिप है, क्योंकि अगर आप दूसरा वाला चम्मच करेंगे तो वो थोड़ी दाल सख्त हो जाती है, अठर जाती है जिसे कहते हैं। हाँ जी। और फिर इसमें पानी डाल के हल्की आंच पे पकाएंगे, और उसके बाद हम मक्खन, और हमने सब्ज़ मिर्चें साबुत, दूसरी गोल वाली मिर्चें, ज़ीरा और अदरक और कड़ी पत्ता डाल के हम इसका तड़का लगाएंगे। और उसके बाद हम डिश आउट करके इसमें लंबाई में कटा हुआ अदरक, और साथ हम धनिया, और साथ जो है वो क्या कहते हैं सब्ज़ मिर्चें 2-3 काट के रख दें। और आप जो है किसी को मिर्च कम लगे तो वो उसके साथ यूज़ कर सकता है। हाँ जी, और इसके साथ बड़े मज़े की लगती है वो सिरके में जो डली हुई
हरी मिर्चें होती हैं और नींबू वगैरह होता नेक्स्ट है, हमने वो कोई बड़ा दाल बनाई तो वो मैं पहले ही सिरके में डाल के ना बॉटल में रख दूंगी, उसको सिर्फ 1 या 2 दिन लगते हैं पकने में। ठीक है, तो वो बनाते कैसे हैं, अगर वो भी तरीका बता दें हमें। वो अगर सिरके वाली, क्योंकि कल मैं कहीं गई थी तो उनकी ना वो गाजर और गोभी और ये सारी चीज़ें सिरके में थी, इतना मज़े का, दाल चावल और वो बस इसमें उबलते हुए पानी में नमक डालें और उसको सिर्फ ब्लांच जिसे कहते हैं ना सब्जियां, उबलते पानी में डालें और साथ ही वो एक बॉयल आए तो आप निकाल लें, स्टेन कर लें और उसके बाद सिरका लें और सिरके में जो है आप सारी सब्जियां डाल के बॉटल में और आप जो है वो अच्छा, लोग कहते हैं पानी नहीं लगना चाहिए उसको। नहीं, वो ड्राई हो जाएगा ना बिल्कुल। अच्छा। पानी वैसे सब्जियां काटेंगे तो तभी पानी निकलेगा ना। ठीक है, हाँ जी, तो बस उसको उसको काट ब्लांच के कर उसको लें। एक हाँ ब्लांच करके दो, हाँ मतलब जी। कितनी देर के लिए बॉईल किया? बस 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के उबाला दिया। हाँ जी, उसको छान लिया लिया और उसको फैला दिया कि ज़रा सूख जाए और उसके बाद सिरके में डाल दें और 2 दिन के लिए आपके बेबी अनियन है, गाजर है, सब्ज़ मिर्चें हैं, लेमन है और ये तो दाल के और साथ। बेबी अनियन नहीं भी है तो आप अनियन के 4 हिस्से करके उसको कर लें। 4 कर लें, सो वो बड़ा मजे का एक बन जाता है। ये बड़ा मेरे ख्याल से तो हाजमे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। और साथ हम इसके जी मिंट रायता और साथ कचूमर सैलेड हम इसके साथ अचार के साथ जो है, रोटी जो है आप रोटी के साथ कर लें, चम्मच के साथ खा लें, जो डाइट कॉन्शियस है उसमें थोड़ा सैलड डालें। अच्छा, सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखें ना, जैसे कि आपने पुदीना यूज़ किया, फिर आपने उसको मिट्टी में डाल दिया, हरी मिर्चों के आपने ये वाला हिस्सा जो है वो दबा दिया, तो आप सब्जियां भी घर में उगा सकते हैं। देखिए, हम जहाँ रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं और यही चीज़ें कूड़े में ना फेंकें। जैसे कि आपने इसको यूज़ कर लिया, इसके जो हिस्से बच गए, आपने चाहे नहीं भी लगानी सब्जियां, आपने उसको किसी ऐसी चीज़ के अंदर जमा किया। हमेशा ये वाला जो होता है ना पोर्शन चीज़ों का, जो सब्जियां वगैरह ये वो प्लास्टिक और पेपर वगैरह नहीं, सिर्फ जो सब्जियां और इस तरह की चीज़ें, उसको आपने अगर किसी भी एक डब्बे के अंदर जमा करना शुरू कर दिया, बंद ढक्कन वाला डब्बा, घर के बाहर बेशक उसको मतलब अपने किचन के बाहर रखते हैं ताकि स्मेल ना आए, वो आपने जमा करना शुरू हो गया, जब एक सर्टेन अमाउंट जमा हो गया तो वो आपने मिट्टी में दफना दिया। हाँ जी, वहीं पे आपकी खाद तैयार हो गई। बिल्कुल, बड़ी अच्छी खाद। हमारे साथ एक प्लॉट खाली है, हमने वो बैंगन भी लगाए हुए हैं, उसमें पालक भी लगाई हुई है, धनिया पुदीना भी लगाया हुआ है। बात ये कि देखिए, अगर आप परमिशन से ये काम कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको पता है कि आपके साथ वाले घर में जो एक खाली प्लॉट है वो किसका है, नहीं भी अगर आपकी वो हो तो आपने लगा ली सब्जी, अगर उन्हें आके कहा कि हटा दें, आप हटा दें, वो पता ही नहीं किसका है। और इतने मजे के बैंगन जब छोटे छोटे होते हैं, पता नहीं है तो वो अपनी जगह है ना, लेकिन एथिकली बात ये है कि किसी के ज़माने आप उनसे पूछ लें, अगर जान पहचान है तो पूछ लें और उनसे डिस्कस कर लें कि जी अगर हमारी इतनी सब्जियां निकलती है, एक हिस्सा हम आपको भी भिजवा दिया करेंगे। खाली पड़ी है ना ज़मीन, किसी के यूज़ में नहीं है, तो उसको आप अच्छी पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ कर दें। अच्छा, किसी को धनिया पुदीना चाहिए होता है तो वो अक्सर आके ना वहाँ से, जिसको चाहिए, जो नेबर साथ आते हैं वो ले भी जाते हैं वहाँ से ना। बिल्कुल, तो अच्छी बात है ना कि वो हर बंदे का अपना अपना एक वो बेनिफिशियल चीज़ हो जाती है। हम साए भी अपनी जगह एक हैप्पी हो जाते हैं और जब भी उनको अपनी उस प्लॉट पे कुछ बनाना है या करना है तो 100 बिस्मिल्लाह वापस ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छत पे भी हो सकता है। अच्छा, मिसेस एहसान की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगन आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अरसे बाद आपकी आवाज़ सुनी। हाँ, बस वैसे तो ये है कि आप हमेशा बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बहुत ही अच्छे मौजू के साथ आते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम आज बात कर रहे हैं रिसाइकल और रीयूज़ करने की चीज़ें। आप ऐसा क्या करती हैं अपनी लाइफ के अंदर जिससे आप कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले इस्तेमाल की थी, अब वो इस्तेमाल की नहीं है, तो उसको किसी और यूज़ में ले आती हैं? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, कल ही ये हुआ कि मेरी एक ना डाइनिंग टेबल की शीट वो फट गई, तो मैं उसकी कटिंग कर रही थी तो मेरी बेटी ने कहा अम्मा आप इसका क्या करेंगी? मैंने कहा मैं इसको फेंक दूंगी। तो मुझे कहती है ये हो नहीं सकता कि आप इसको फेंकें। तो मुझे ख्याल आया कि जो कटा हुआ हिस्सा है और जो सही है मैं उसको सेपरेट कर लूँ और जो सही है उसके छोटे पीसेस बना के मैं किचन में यूज कर सकती हूँ। तो इसके अलावा ये होता है कि जो पुरानी बॉटल्स हैं उनको काट के ऊपर से उनमें मनी प्लांट लगाया जा सकता है। पुराने टॉवल्स जो हैं उनके भी छोटे पीसेस करके उनको किचन में सफाई के लिए इस्तेमाल किया। और यार वही वाले जो किचन टॉवल्स हैं, हम कितनी कितनी चीज़ें देखते हैं, आप उसके छोटे टॉवल्स, बड़े टॉवल के छोटे टॉवल बन सकते हैं। जिस तरह हम ख़वातीन जब हम अपने बाल वगैरह वॉश करती हैं तो टॉवल तो सर पे बांधती हैं, बड़ा वाला टॉवल तो बहुत बड़ा हो जाता है सर पे। इसके लिए ना मेरा ख्याल है सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो अपना माइंडसेट बनाना है, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है कि हमने ये अपने बजट को जो है वो एक लिमिट में लेके आना है। बजट से हटके एक बात कहूँ, बजट से एक हटके बात कहूँ, बात सिर्फ बजट की नहीं है। देखो जानी, जब हम जाते हैं और मार्केट से वो पेपर्स, वो कपड़ा वगैरह और वो जो आजकल बड़े आए हुए हैं एक मुख्तलिफ से फाइबर के टाइप आ जाते हैं, सफाई वगैरह की चीज़ें, अब क्योंकि वो मार्केट में आई हुई है, बड़ी सस्ती होती है, तो लोग कहते हैं कि यार इसमें कौन सी सेविंग है, बेहतर है इसी को यूज़ कर लें। होता ये है कि ये चीज़ें फिर हमारी वेस्ट के अंदर चली जाती हैं
और देखिए हमारे इन्वायरमेंट का जो हाल है इस वक्त, क्या बनता है कि हम बिला वजह चीज़ें ज़ाया करें। जितना ज़्यादा यूज़ किसी चीज़ से निकालेंगे, बात पैसों की नहीं होती। माशाल्लाह शायद आप अफोर्ड करती हैं, मैं अफोर्ड करती हूँ, बहुत से और लोग अफोर्ड करते हैं। बात सिर्फ अफोर्ड करने की नहीं होती, अपनी अब आबो हवा, अपनी इन्वायरमेंट को भी तो हमने याद रखना है ना। बिल्कुल ऐसे ही। जुगन, इसमें ना मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जब भी आप बाजार जाएं तो आप अपनी जरूरत और अपनी ख्वाहिश, इसमें आप डिस्टिंक्शन रखें कि ये चीज मेरी जरूरत है या नहीं। आप पहले चीज की जरूरत को महसूस करें, उसके बाद उसको परचेज करें, तो फिर हमें रिसाइकलिंग की तरफ आने की शायद इतनी जरूरत ना पड़े। बिल्कुल सही। अगर हम चीजें ही, जिस तरह मैं अक्सर अपने बेटे हमजा को भी कहती हूँ कि बेटा वांट में और नीड में बड़ा फ़र्क होता है। आपकी ज़रूरतें आपकी वांट से बहुत मुख्तलिफ हैं। सो द पॉइंट इज़ दैट एट द एंड ऑफ द डे चीज़ों को तरीके से अगर हम लेके चलें तो कभी भी हम नुकसान नहीं फेस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं व्यूअर्स, हम दाल को भी ऐड कर रहे हैं। ये दाल हमने सोक की भी थी, कोई कितनी देर को, 10-15 मिनट हो गए। जी 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 जी। आप आधा घंटा पहले भी कर सकते हैं सोक, बट ओवर सोक करेंगे तो वो बिल्कुल ही जो वो टूट जाएगी दाल। इस दाल का यही होता है कि आपने इसको बिल्कुल खिली खिली दाल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही। तो ये हमने इसमें दाल डाल दी। अब इसमें काफ़ी पानी है जी। थोड़ा सा हम इसमें अब मसाला जात इसके बाकी के डालेंगे। अचार मसाला, काली मिर्चें साबुत और लौंग। बिल्कुल सही। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, साथ साथ छींके भी हम मार रहे हैं। वो मसाले से थोड़ा हो जाता है। मसाले से थोड़ा हो जाता है। यहाँ पे हम व्यूअर्स जाएंगे ब्रेक की तरफ। मसाला जात हमने डाल दिया, अब हम इसको कुक होने देंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब हम बात करते हैं रिसाइकलिंग की, चीज़ें रीयूज़ करने की, तो हमने सोचा कि आज एक ऐसी पर्सनालिटी को भी बुलाते हैं जो इसी चीज़ को आगे लेके बढ़े। और माशाल्लाह 25 साल का इनका इस फील्ड से ताल्लुक़ है, एक्सपीरियंस है। आप इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पेपर मेकिंग आर्टिस्ट जर्मनी के मेंबर भी हैं, प्रोफेशनल पेपर आर्टिस्ट हैं। मुमताज़ अहमद हमारे साथ हैं और आज इनके असिस्टेंट राहील ने भी हमें ज्वाइन किया है क्योंकि ऑन एयर हम आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम बात कर रहे थे अभी पेपर आर्टिस्ट की। जब बात करते हैं तो पेपर आर्टिस्ट क्या होता है, पेपर और आर्टिस्ट, इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, स्टोरी क्या है? बिल्कुल, ये पहले तो मेरी हॉबी थी, फिर प्रोफेशन बना और अब पैशन है। तो एक 25 साल का एक है, मतलब मैं हॉबी भी कैसे बनी, मतलब थोड़ी जी, जरा। मैं बचपन से देखे एक हॉबी का एक इम्पोर्टेंस होती है। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि हॉबी अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका स्पेयर टाइम जो है उसका अच्छा तरीके से यूज़ हो सके। तो बचपन से मुझे ये क्राफ्टिंग का शौक़ था, पेपर क्राफ्टिंग का। तो हैंडमेड पेपर मेकिंग मैंने अपने बचपन से शुरू की। अच्छा। कोई मेडिकल इश्यूज़ थे, उसके दौरान मैंने हैंडमेड पेपर मेकिंग घर में शुरू की, लेकिन बाद में फिर वो मेरा शौक़ बनता चला गया, फिर प्रोफेशन भी बना, बहुत ज़्यादा इस पर काम किया। इंटरनेशनल भी एग्जीबिशंस हुई हैं, लोकल भी एग्जीबिशंस हैं, और यहाँ वर्कशॉप्स पीछे जो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जी जी जी, ये सब हैंडमेड है? ये तमाम हैंडमेड हैं, रिसाइकल्ड है, और सबसे अच्छा है कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए इनको बनाया गया है। तो आइए ज़रा एक दफ़ा सिर्फ दिखा देते हैं अपने व्यूअर्स को कि हमारे पास क्या है। आप अगर इस साइड पे आ जाएंगे और हमें गाइड करें कि क्या क्या है। ये प्योरली पेपर से बना हुआ है? हाँ, ये पेपर से बना हुआ है, अपसाइकिल किया गया है पेपर से। और ये मुख्तलिफ पेपर माशे की टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चरल, ये भी है पेपर माशे की शील है। ये प्योरली या टी डाई के साथ बनाया गया है, यानी कि चाय की पत्ती को भी आपने ज़ाया नहीं होने देना और घर के रद्दी कागज़ को भी ज़ाया नहीं होने देना। उसके साथ ये साइकिल किया। क्या बात है, ये चाय की पत्ती का नेचुरल डाई है। ये और ये सेंटर पीस है, सेंटर पीस है। फॉर एग्जांपल ये आप सेंटर टेबल पे रख लीजिए। तो ये भी टी लीव्स को रिसाइकिल करके और पुराने कागज़ को रिसाइकिल करके हमने किया है। अब ये देखिए, ये बहुत भारी, बहुत भारी। इसको ज़रा आप उठा के देखें कितना भारी है, लाइट वेट। ये पेपर का बना हुआ है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है उससे भी ज़्यादा है। आप इसको फेंकेंगे भी अनब्रेकेबल। नहीं, मैं क्यों फेंक के, नहीं, अगर खूबसूरत काम करते हुए अक्सर चीज़ें गिर जाती हैं ना, फिर हम माइयों को डांट रहे होते हैं। आपको डांटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके फर्श पे ये चीज़ पड़ी हुई होगी। अब इसी तरीके से देखें, इसके साथ मैचिंग ये पेपर माशे का वॉज है। अच्छा, बट इसमें हम पानी डाल सकते हैं?
जी इसको मैंने सील किया गया है। हाँ जी। सील किया गया है, लेकिन डायरेक्ट पानी नहीं डालिए आप इसको, लेकिन गीले कपड़े से साफ कर अच्छा, सकते हैं। यानी कि इसके अंदर हम इसको फूलदान की तरह नहीं यूज़ करना। दिखाइए, ये देखिए, ये मैंने एक पेपर माशे का बाउस बनाया है जिसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर आप पानी डालिए और मनी प्लांट का छोटा सा वो डाल दीजिए, तो फिर आपके मनी भी ग्रो करेगा, प्लांट भी ग्रो करेगा इंशाल्लाह। बट देखिए ना, आप ये चीज़ें हैं व्यूअर्स, जैसे कि टिश्यू बॉक्स, ये भी पेपर से बना है। इसके अंदर आप रखिए टिश्यू बॉक्स और ये देखें। अब इसके अंदर आप ये देखें, ये भी आपने पेपर से ही तैयार किया, पेपर मशे का। इसके अंदर आप अपना टिश्यू बॉक्स रख लें, सो फिर फ्रेम्स बन सकते हैं। ये भी एक इस्लामिक आर्ट फेस्टिवल हुआ था जिसमें मैंने ये इस्लामिक क्राफ्ट किया था। इसके ऊपर ये कैलीग्राफी हुई, सूरह असर हुई भी है, और ये भी पेपर के साथ बना। ये भी कैलीग्राफी भी आपने की है? नहीं, ये मेरे एक दोस्त हैं कैलीग्राफर, उन्होंने की है। देखिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी आप मेरे ख्याल में कोई हांडी, कोई किचन का सेक्शन हो रहा था। ये भी देखिए, ये भी अब ये क्ले का नहीं है, पेपर का बना हुआ है। बट ऑब्वियसली इसमें आपने सालन नहीं डाल सकते, मैंने सब कुछ आप। बट बात ये आइए, तो मुझे ये बताइए कि इसके थ्रू हम सेविंग कैसे कर सकते हैं? एक तो सेविंग के अलावा भी कैसे, देखिए अगर आप डेकोरेशन की कोई चीज़ खरीदते नहीं हैं और घर की चीज़ों से बनाते हैं तो सेविंग अपनी जगह है, लेकिन किस तरह की चीज़ें आप रीयूज़ करते हैं? देखिए, मैं ज़्यादातर जो हमारा जो किचन का वेस्ट है, इसी तरीके से हमारा ऑफिस का वेस्ट है, हमारे जो रद्दी कागज़ जो ज़ाया होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे बच्चों की जो कॉपियाँ हैं, फ़ोटो स्टेट्स के नोट्स हैं, पुराने किताबें हैं, उनको अब किसी को भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, रद्दी में बेचने की ज़रूरत है। उसको रिसाइकिल करके हम पल्प बनाएं और पल्प से ही तमाम चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो वो पल्प कैसे बनता है? ये एक पूरा प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे उसको पहले आप सोख करते हैं कागज़ को, जब वो सॉफ्ट हो जाए फिर उसको आप ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने के बाद कुछ एडिटिव्स डालते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके, और हर प्रोजेक्ट की जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जो टेक्सचरल क्वालिटी चाहिए होती है, उस हिसाब से हम उसमें पेस्ट डालते हैं। फिर उसका एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, और फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं पेपर माशे की। लेयरिंग टेक्निक है, पल्पिंग टेक्निक है, आर्मेचर टेक्निक है, जैसे आपने ये देखा लैंप, उस हिसाब से फिर इसकी हम फॉर्म करते हैं। और ये एज़ स्ट्रॉन्ग एज एनीथिंग है, मतलब आप सिरेमिक्स को देख लें या किसी वुड को देख लें, उससे ज़्यादा मजबूत है। आप प्रॉपर टीम है, क्योंकि ये एक बिजनेस आपकी बन गई। जैसे कि आप देखिए, अब व्यूअर्स अगेन सेव करने की भी बात हो रही है, और अपनी अगर बिजनेस की तरफ जाना है, एक वक्त होता जब आपने शुरू किया, उस वक्त ऑनलाइन कहाँ ये इन्फॉर्मेशन मिलती थी, बंदे को खुद ही रिसर्च करनी पड़ती थी, लोगों के पास जा के सीखना पड़ता था या खुद फिगर आउट करना पड़ता था। अब तो दुनिया आसान हो गई है। एज अ बिजनेस, होम बिजनेस के तौर पे ख़वातीन हो गई, बहुत से मर्द हज़रात ऐसे हैं जो काम पे नहीं जा सकते, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई डिफरेंटली एबल्ड हैं, व्हील चेयर में हैं, नहीं जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की हैं, और आप घर बैठे अपनी बिजनेस रन कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप सिखाते भी हैं ना सर? जी बिल्कुल, मेरी वर्कशॉप्स होती हैं लाहौर म्यूज़ियम के अंदर और मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर। इसके अंदर हम एग्जीबिशंस भी होती हैं, और मैं बनाना भी सिखाता हूँ, ख़ास तौर पे हैंडमेड पेपर मेकिंग। हाथ से कागज़ कैसे बना रहे हैं आपने? हाथ से एक्चुअल ओरिजिनल? अच्छा, बट वो भी पुराने कागज़ को यूज़ करके बनता है, राइट? पुराने कागज़ को यूज़ करके, यानी कि जो आपका वेस्ट है, आप उस वेस्ट को रीयूज़। बिल्कुल, अब घर का कोई वेस्ट जो है वो वेस्ट नहीं रहेगा। नो वेस्ट नो हेस्ट वाली मिसाल यहाँ पे पूरी आएगी। अच्छा, आप वाहिद पाकिस्तानी हैं जो IAPMA यानी कि जर्मनी की ये ये इंटरनेशनल एसोसिएशन है फॉर हैंडमेड पेपर मेकर आर्टिस्ट की, तो जिसके अंदर हम पूरी दुनिया के आर्टिस्ट जो है, पेपर मेकिंग आर्टिस्ट जो है, वो अपना काम शेयर करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और एक दूसरे को हम अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये मेंबरशिप मेरे पास है, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। माशाल्लाह। तो मुमताज़ साहब, अगर आप यहाँ पे आके हमें बताएं कि आप पहली चीज़ क्या बनाने लगे हैं? राहील जो हैं, इनके असिस्टेंट साथ हैं। पहले तो मैं एक बहुत सिंपल से प्रोजेक्ट से शुरू करूँगा कि अगर हम घर में, हमारे पास ये पुराने रैपिंग पेपर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हाफ रैपिंग पेपर है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम एक बहुत खूबसूरत सा पाउच बनाएंगे। क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपने रैपिंग पेपर लिया, आपने गिफ्ट पैक किया, अब इतने इतने टूंडे पीस रह गए। जी। अब उसमें कोई चीज़ नहीं है जो आप वैसे तो उसको सेव करें और किसी और चीज़ का परफ्यूम वगैरह रैप कर लें। या ऐसा भी होता है कि आपको बड़ा अच्छा रैप तोहफा मिला, आपने उस तोहफे को खोला और वो पेपर सही शेप में है। जी बिल्कुल सही, तो आप उसी को रीयूज़ करें। बिल्कुल, हमने उसी को इस्तेमाल करना है, इसको भी आपको लेने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी एक रैपिंग पेपर लिया है, इसको 1/2 इंच मैंने ज़रा सा फोल्ड करके इस पर ये ग्लू लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको ऐसे ग्लू लगाया, अब मैं इसको ऐसे,
ये हम क्या बना रहे हैं? गिफ्ट बैग बना रहे हैं, सिंपल सा। इसका यूज़ मैं आपको इसके कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा। क्योंकि बड़े लोगों को व्यूअर्स बाय द वे यूज़ भी नहीं करना, मतलब रैपिंग करनी भी नहीं आती ना। हाँ, ये देखिए सिंपल सा मैंने उसको तो एक half गिफ्ट किया बैग है। इतनी आसान चीज़ है, उसमें 100 चीज़ें आ जाती हैं जो रैपिंग पेपर में नहीं आ पाती। जी, ये जैसे मैंने फोल्ड किया, उसके बाद इसको मैं शेप दे रहा हूँ। उसके बाद से एक छोटी सी टेक्निक है कि जब आप नीचे से उसका बेस बनाना है, उसको जितनी आपको चौड़ाई चाहिए उससे आपने तकरीबन 1.5 गुना मार्क लगाना है, ठीक है। अगर आपको 2 इंच की वो आपको चाहिए विड्थ, तो आपने 3 इंच पे मार्क लगाना है। 3 इंच पे मार्क लगाने के बाद इसको आप ऐसे फोल्ड कीजिए। फिर इसको इस तरह से शेप दीजिए, यहाँ से इसको शेप दीजिए। अब हम इसको यहाँ पे जितना हमारी स्ट्रेंथ थी वो थी विड्थ थी, उस हिसाब से यहाँ पे मार्क कीजिए 2 इंच तकरीबन, और फोल्ड यहाँ पे कीजिए। ये हमारी बेस तकरीबन तैयार हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे ग्लू लगाएंगे ताकि ये अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ सके। ग्लू मैं यहाँ पे स्टिक यूज़ कर रहा हूँ, आप यूट्यूब के ट्यूब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी गम जो आपके पास इजीली बट ऐसी हो जो मतलब जो स्ट्रेंथ बर्दाश्त कर जो सके। स्ट्रेंथ बर्दाश्त कर ले, क्योंकि आपने अगर उसके अंदर कोई गिफ्ट डालना है, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है वैसे मुमताज़ भाई कि बंदा गिफ्ट बैग घर लेके आता है अपनी तरफ से, उसके अंदर चीज़ डाली, उससे मैंने ना ये सर्दियों में जैम बनाए, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह को देने के लिए। तो कुछ मेरे पास घर पे गिफ्ट बैग्स पड़े हुए थे, और मेरी आदत है कि अगर कोई ऐसा गिफ्ट बैग कोई गिफ्ट करे जिस पे उस पर कुछ लिखा नहीं है, तो मैं वो सेव कर लेती हूँ आगे पास ऑन करने के लिए कि ज़ाया ना हो। बिल्कुल सही। हाय अल्लाह मुमताज़ भाई, 2 गिफ्ट बैग्स ऐसे थे जिनमें जैसे ही बोतलें डाली वो फटाक नीचे करके से- नीचे नीचे गिर के टूट गई, चीज़ें भी ज़ाया हो जबकि गई इतनी होंगी इतनी आपकी। जैम की बोतलें थी, इतनी कोई हैवी भी नहीं थी। सो ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि उसकी बेस स्ट्रॉन्ग हो। बिल्कुल सही। अब मैंने क्या किया है, नीचे बेस बनाने के बाद उसकी अब मैं साइड्स को कर्व कर रहा हूँ इस तरीके से लाइन को लेते हुए, ठीक है। ये मैं बोल्ड फोल्डर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये क्रीज देने के लिए और फोल्ड करने के लिए आसानी होती है। ये ना हो तो आपके घर में आराम से स्केल का फुट, प्लास्टिक का फुट होता है बच्चों के पास, उससे आप कर लें। ये हमारा तकरीबन बैग बन चुका है जी, बन चुका बातों बातों में। अब बस इसको मैं शेप दूंगा। ये देखिए, ओ वाओ, ये देखिए, ये शेप दी है मैंने इसको। अब मैं इसको जहाँ से फोल्डिंग की वो रिवर्स फोल्ड कर रहा हूँ ताकि इसको मैं शेप दे सकूँ। ये शेप आई इसकी, ठीक है, दोनों साइड से इसको कर दिया। अब देखें ना, इसके अंदर आप किसी को स्कार्फ गिफ्ट करना है, कोई आपने किताब किसी को गिफ्ट करनी है, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। एटलीस्ट किसी काम की तो हो गई ना चीज़। ये देखिए, ये हमारा गिफ्ट बैग तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको मैं अब ऊपर यहाँ पे हम डोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं डोरी नहीं लगाऊंगा, जैसा आपका इशू था कि डोरी निकल जाती है। इसको हम जस्ट ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे शेप दिया, और यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा टेप लगा दूँ। और बाय द वे, बड़े स्टिकर्स वगैरह बच्चों के होते हैं पड़े हुए, ये वो जो यूज़ नहीं होते। अब जैसे कि कल मैं देख रही थी तो मेरे पास रंग बिरंगे ना क्यूट से कार्टून टाइप, अब बच्चों वगैरह को कोई गिफ्ट देना है या कुछ करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं पता है क्या करती हूँ, जैसे कि इस तरह का एक बैग है आपने बना लिया, इसमें आपने थोड़े से पैसे डाल दिए और जी, साथ जी, में जी। कैंडी डाल दी किसी बच्चे को उसकी बर्थडे एक पे बहुत present। अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है मनी एनवेलप्स का। इनको हम फोल्ड करके मनी एनवेलप्स बनाएं, हाँ, तो वो भी इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपको दिखाएंगे। अब मैं एक छोटी सी बो बनाने लगा हूँ ताकि इसको थोड़ा सा डेकोरेशन इसमें दे सकें हम। जरा देखिए, वो कहीं भाग गया है, वो भाग गया है, रिबन को उसको ही पकड़ लो भाग गई, बेटा। उसको हमको पकड़ना भी आता है। जैसे आजकल बकरा ईद गुजरी है तो बकरे भाग जाते थे, उनको भी मैंने हम कहा पकड़ राहील लेते थे। इतनी गौर से देख रहा है कि हो क्या रहा है, मैंने कहा ये भी देख ले पुत्र के वो भी। सही। अच्छा, ये देखिए, ये एक बो है, इसका मैं रिबन है, साटन का रिबन। इसकी छोटी सी बो बनाऊंगा, ये सिंपल सा, बस ये किया, ऐसे किया और ऐसे इसको फोल्ड किया, और ये देखिए खूबसूरत सी रिबन बन गई, ठीक है। अब इसको मैं नीचे से कट करूंगा ताकि इसकी शेप आ सके ऐसे, और ये UHU की मदद से, ट्यूब की मदद से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये देखिए आपका खूबसूरत
गिफ्ट बैग, गिफ्ट पाउच तैयार है। और स्पेशली भाई क्या बात है, बहुत अमेजिंग, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमेजिंग। आजकल ख़ास तौर पे हाजी हमारे हुजार इकराम वापस आ रहे हैं, तो तबर्क वाली अशिया इस रस्टिक लुक गिफ्ट बैग में देंगे तो बड़ा उसका और अच्छा लुक देखिए ना, आएगा। एक क्राफ्ट अपनी जगह, बच्चे छुट्टियों में घर पे बैठे दिमाग की दही निकाल रहे होते हैं और दही की भी लस्सी बना देते और हैं। नहीं, और बात ये मुमताज भाई, आप जब हम इनको देते हैं ना बच्चों को पेंटिंग वेंटिंग चीजें वीजें करने के लिए, तो बोर हो जाते हैं। जी, 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 वो जी। कहते हैं तू भी मेरे नाल साथ लग, तो सही। ये एटलीस्ट एक यूजफुल एक्टिविटी है जिससे बच्चे सीख सकते हैं। सही। मुमताज भाई ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप हमें बहुत खूबसूरत स्टोरेज बॉक्स बनाना सिखाएंगे स्टोरेज बॉक्स आपको। बनाना आपने जाना कहीं नहीं है, जुड़े रहिए। एक तो स्टोरेज बॉक्स भी, और ये भी इनसे जानेंगे कि अगर कोई इंसान इस वक्त प्रोग्राम देख रहा है, वो बड़े परेशान है, अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी साथ साथ भैया बिल्कुल। गाइडेंस दीजिएगा कि अपनी बिजनेस की तरफ कैसे बिल्कुल, जा बिल्कुल, सकते हैं, हाजिर, हाजिर। चाहे वो ऑनलाइन हो वटेवर हो, कैसे इस बिल्कुल, चीज़ से बिल्कुल। कैश बना इस सकते पे हैं। खास स्पेशलिटी है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू भैया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई हमारे मुमताज़ भाई ने तो कमाल ही कर दिया, बातें करते करते उन्होंने गिफ्ट बैग भी तैयार कर दिया और बड़ा खूबसूरत, बड़ा यूनिक, आउट ऑफ द बॉक्स गिफ्ट बैग तैयार किया। मुमताज़ अहमद हमारे साथ हैं, प्रोफेशनल पेपर आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह 25 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में। हॉबी से एक चीज़ को शुरू किया और आज माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल की इनकी क्वालिफिकेशंस भी हैं और ये मेंबर भी हैं ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पेपर मेकिंग आर्टिस्ट जर्मनी, एंड ही इज़ द ओनली पाकिस्तानी जिनके साथ ये टाइटल Membership है और इनकी जिनकी मेंबरशिप है। जी तो मुमताज़ भाई नेक्स्ट क्या चीज़ जी, बनानी नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत सिंपल सा है। घरों के अंदर हमारे अक्सर पुराने गिफ्ट बैग होते हैं जो इस्तेमाल में नहीं रहते या ख़राब हो जाते हैं, जैसे आपने कहा डोरी निकल जाती है, नीचे गिर जाते हैं। अगर आपके पास ऐसा गिफ्ट बॉक्स है, उसको हम एक खूबसूरत स्टोरेज बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, या आप अपने बेड साइड पे ये रख भी लीजिए। गिफ्ट बैग से बना हुआ ये है? गिफ्ट बैग से बना, ये ये देखिए मेरे ख्याल से एक बड़े गिफ्ट बैग से एक दो बड़े निकल गिफ्ट से आए दो। हैं। अभी मेरे पास छोटा गिफ्ट बैग है तो मैं एक छोटा अब देखिए स्टोरेज ना, बॉक्स हम लोगों ने बना ख़वातीन ने चूड़ियाँ रखनी होती हैं, आपकी अगर रेसिपीज़ हैं, जैसे मैं अक्सर जो है रेसिपीज़ के कार्ड बना लेती हूँ, आप इसमें रेसिपी कार्ड्स रख सकते हैं। इसके अंदर आपने अपने हस्बैंड के डेस्क पे रख दिया, उसने उन्होंने बिजनेस कार्ड्स रख लिया, ड्रेसिंग टेबल पर चला जाएगा। बहुत बहुत सारे आपकी जो चीज़ें हैं ड्रेसिंग चूड़ियाँ टेबल की वो वूड़ियाँ इस्तेमाल में आ इयरिंग्स जाएंगी। वगैरह। अक्सर होता है कि आपको कोई एक चीज़ चाहिए होती है। जी मैं काम शुरू कर रहा हूँ, साथ साथ Yes, हम sir. लोग आपस में गपशप भी लगाते हैं। डन, डन, इस डन। तरीके से, अब आप सबसे बोलेंगे। सबसे पहले हमने एक नाइफ पकड़नी है, सीजर लेनी है और इसको ऊपर से हम ऐसे काट देंगे, ऊपर से ऐसे, ठीक है। जो चीज़ सुराख वाला या डैमेज हाँ वो पोर्शन वाला है। पोर्शन जो है वो हम इसको ऐसे काट देंगे। अब आपका एक छोटा सा एक इसमें होगा कि हमारे पास ये पुरानी पेटियाँ इस्तेमाल में नहीं आती, उससे हम ये गत्ते के पीस काट लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप नीचे से मेजर कीजिए, ये तकरीबन 3 इंच बाय 8 इंच का है। इसी तरीके से आपने पुरानी पेटियों से, कार्टन से ये गत्ते काट लेने हैं। ये बेस काटा मैंने, इसको मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूँगा। ये देखिए इसके अंदर ये इंसर्ट आ गया। अमेजिंग। उसके बाद फिर ये मैंने इसकी साइड वॉल्स, जितनी आपको इसकी हाइट चाहिए उस हिसाब से इसकी आप साइड वॉल्स काट लीजिए गत्ते में से। फॉर एग्जांपल ये मैंने तकरीबन 4.5 इंचेस के हिसाब से इसकी हाइट की है, ये देखिए, ठीक है। इसको मैं अंदर पहले थोड़ी सी ग्लू ये लगाऊंगा। याद रखना है कि जब आपने इसको अंदर प्लेस करना है तो क्योंकि उसकी साइडें भी आनी है, तो इतना मार्जिन छोड़ के डालना जी, है। जी, जी, क्योंकि वो मैंने देखा ना ज़रा छोटा लग रहा है, तो वो इसलिए छोटा लग रहा है क्योंकि अभी उसके अंदर जी जी मैं ये आपकी भी आ हाँ ये चीज़ मैं ऐसे इस तरीके से ज्वाइन करूँगा, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना व्यूअर्स, आपने इतनी देखिए। मार्जिन देनी है अंदर बॉक्स को। ये 1/4 to इंच मैंने इसमें मार्जिन दिया है। मैं UHU लगाऊंगा ताकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए इसमें। और बाय द वे वो वाली ग्लू भी बड़े आराम से मार्केट में मिलती है, जो वाइट वाली एक ग्लू होती है, उसमें आप पेंट ब्रश डिप करके भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आराम से, जो चीज़ आपके लिए इजी है वो। क्राफ्ट्स की बहुत सी ग्लूज और डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होती हैं और ये वन टाइम आपने लेना और आपको बड़ा लंबा लास्ट करेंगी। ये साइड वॉल्स में इसको लगा रहा हूँ, जो मैंने पहले कट की हुई थी अपने साइज़ के हिसाब से। आपने मेजर करके इसको करना है। साइड वॉल्स लगाने के बाद थोड़ा सा प्रेस कीजिए ताकि स्ट्रेंथ आ जाए, ग्लू आप इसको पकड़ ले। फिर आपने साइड वॉल्स लगानी है इसको, और ये तकरीबन आपका स्टोरेज बॉक्स तैयार हो रहा है। क्या देखिए, मतलब? माजिक है ना। अभी आप देखिएगा, अभी आप इसके बाद अंदर जरा दिखाएंगे हमारे जी व्यूअर्स जी ये देखिए अंदर से ये इसका यहाँ पे, shape हो यहाँ पे, गया। हाँ, ये देखिए। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है। ग्लू लगाने के बाद ये स्ट्रेंथ आ जाएगी इसके अंदर। अब मैं इसको जो एक्स्ट्रा है पीस, उसको मैं ऐसे
फोल्ड कट करूँगा ताकि अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लें, ठीक है। अब एक छोटी सी एक टिप है कि इसको अगर हम नीट फिनिश देना चाहते हैं तो बोन फोल्डर की मदद से आपने इसको क्रीज दे देनी है ताकि हमारी नीट फिनिश आ जाए। नीट अगर ये आपके पास बोन फोल्डर मौजूद नहीं है, कोई भी शार्प एज वाली चीज़ या फॉर एग्जांपल कुंद छुरी जो होती है, एक तो छुरी होती है तेज़ छुरी से बंदे कट जाते हैं, मक्खन वाली एक छुरी होती है। हाँ, कुंद छुरी जिससे इसकी आकड़ खून जो है ना पेपर बटर नाइफ जिसे बटर कहते हैं। नाइफ, उस तरीके से फिर इसको आपने इसके ऐसे आराम से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इससे पहले मैं इसको थोड़ी सी शेप देखिए दूंगा। हम तो व्यूअर्स जल्दी जल्दी जो है मुमताज़ भाई हमारे लिए करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सीख जाएं, बट ये आप आराम से सुकून से घंटा लगा के बच्चों के साथ एक एक्टिविटी करें या घर में अपने आप को देखें। पहले होता था लोग निटिंग करते थे, सिलाई कढ़ाई करते थे, वेरियस चीज़ों से अपने आप को बिजी रखते थे और उसको पता नहीं क्यों सिर्फ ख़वातीन का एक वो काम लोगों ने बना दिया। आजकल आप देखें उसी निटिंग के थ्रू इतने अमेजिंग के क्रोशे वगैरह के आइटम्स लोग तैयार करते हैं। देखिए हॉबी कोई भी हो वो एक तरह का आपका स्ट्रेस रिलीफर होता है, आप रिलैक्सेशन के लिए होता है। आजकल बड़ा करंट अफेयर में आ गया है बंकर बस्टर बॉम्ब्स, ये स्ट्रेस बस्टर है, ये क्राफ्ट एक्टिविटी जो होती है। वो ये चीज़ है ना व्यूअर, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट करें। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम रिलैक्स करना चाह रहे हैं, हम ना अपनी वो देख रहे हैं क्या है उसका नाम, अक्सर लोग जो हैं वो अपने फ़ोनों पे रील्स देख रहे होते हैं या गेमें खेल रहे होते हैं, आंखों पे अलहदा स्ट्रेन। और सच्ची बात है अगर 2 तमीज़ की रील आती हैं तो 6 ऐसी रीलें आती हैं जिसमें इंसान की रूह ही कांप जाती है। सो द पॉइंट इज़ बड़ी नेगेटिव चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं आजकल, तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जी सर, कहाँ पहुँचे हैं? अब ये देखें इसके तकरीबन मैंने कान बना लिए कान बना इसको कहते हैं कान बनाना। अच्छा कट्स कर लिए ताकि इसको आसानी से और इसको हमने फोल्ड ग्लू भी कर इस पे लगा लिया। ये देखिए मैं इसको अंदर से फोल्ड कर दूंगा इस तरीके से आसानी से सफाई के साथ, ताकि इसके जो कोने हैं वो छुप सकें। जैसे एबों की पर्दापोशी में बड़ा सवाब मिलता है, इस तरीके से अगर आप गत्ते को छुपा लेंगे तो फिर आपको नीट फिनिश मिलेगी। वहाँ सवाब मिलता है या नीट फिनिश या नीट फिनिश सवाब भी हमारी ज़िंदगी को एक नीट फिनिश की तरफ। ये देखें बिल्कुल, ये देखिए एक छोटा सा आपका बन गया ये स्टोरेज बॉक्स। अब मैं इसकी डेकोरेशन करूँगा। अब जैसे कि अगर बच्चों के कमरे के लिए बना रहे हैं, ये आपने बना लिया और आपने अपने बच्चों को डिफरेंट चीज़ें दे दी, टूटे हुए बटन होते हैं घर के अंदर, हज़ार ऐसी छोटी मोटी चुनमुन चीज़ें होती है, बच्चों के खिलौनों के ऊपर से कोई डॉल कोई चीज़ कोई इस तरह की उतर गई, आपने चिपका दी, 3D इफेक्ट दे दिया उसको। अभी जैसे रिबन तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है और हमारे घर में हज़ारों रिबन्स पड़े होते हैं जो सिर्फ किसी इस्तेमाल में नहीं आते, बेकार पड़े हुए होते हैं। अब मैं तो थोड़ा सा जल्दी इसको कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको बड़े आराम से और सुकून के साथ करना है। यहाँ मैं थोड़ी सी ग्लू लगाऊंगा ताकि हमारी रिबन लग सके। और बाय द वे किसी को अगर आपने प्रेजेंट भी देना है, प्रेजेंट देने का एक और ये बड़ा खूबसूरत तरीका है। आपने इस तरीके से इसको किया और इसके अंदर आपने डिफरेंट चीज़ें डाल दी। बाज़ार से प्रेजेंट खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात तो ये है कि आप अपने दिल के साथ अपने थोड़े वक्त के साथ किसी को प्रेजेंट करें चीज़, तो उसमें कितनी आपकी एसोसिएशन आ जाती है बीच में। ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें ये रिबन लगा दिया। अब एक थोड़ा सा मैं और एक रिबन लगाऊंगा ताकि देखिए रिबन लगा लें, बो बना दें उसके ऊपर, ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कितनी चीज़ें होती हैं। जी जी जी, बीड्स लगा लीजिए। हाँ अच्छा, इसके ऊपर मजीद हम ग्लू लगा रहे हैं। जी एक और मैं एक रिबन लगाना चाहूँगा ताकि डेकोरेटिव इफेक्ट हमारा अच्छा हो जाए। ये देखिए एक सिंपल सा वाइट मैंने एक और लगा दिया ऐसे। वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा और क्या तरीके हैं जिनसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं? जैसे आप एक बड़ा ख़ास पेपर भी बनाते हैं। जी जी, हम हैंडमेड पेपर बनाते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, फ्रॉम किचन वेस्ट, फ्रॉम ऑफिस वेस्ट, ठीक है। तो इस एक ख़ास स्पेशल पेपर है सीड पेपर, जिसमें जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं इनके सीड्स होते हैं वो हम पेपर मेकिंग के दौरान उसके अंदर हम डाल देते हैं और पेपर में फिर वो सीड्स आ जाते हैं। उसको फिर जब ड्राई होने के बाद हम मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं। वेडिंग स्टेशनरी के तौर पे आप इस्तेमाल कर लें, कार्ड्स बना लें, उसके बर्थडे कार्ड्स बना लें या एनिवर्सरी के कार्ड्स बना लें। उसका क्या होगा कि उस कार्ड को आप इस्तेमाल के बाद मिट्टी में दबाइए, पानी दीजिए और फूल उगाइए, फिर वो फूल जो हैं वो आपके हमेशा के लिए तरोताज़ा रहेंगे, ठीक है। और वही तो बात है ना व्यूअर्स की, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप एक पॉजिटिव चेंज जो है वो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ। अब इसकी डेकोरेशन के लिए बो बनाने लगाऊं, ज़रा वो देख लीजिए। बो बनाने के लिए आपने ये देखिए ऐसे ऐसे
ऐसे और ऐसे, ये आपकी बो बन गई। मैजिक। ये देखिए खूबसूरत सी डबल साइडेड बो, खूबसूरत है ना? वैसे ही मैंने जल्दी बनाई है, इसको आराम से भी बनाने सिखा सकते हैं। ये 2 देखिए सेकंड में बन गई, खूबसूरत सी बो। वेरी ठीक क्यूट। है, अब मैं इसको यहाँ पे और लगा। बाय द वे अगर आपके पास जैसे कि बच्चों की कोई, जैसे मेरे पास बल्कि यहाँ पे पड़ी भी हुई थी पिन्ने, जैसे कि ये काली पिन्ने होती हैं, इस टाइप की अगर ज़रा चौड़ी साइज़ की प्लेन पिन है आपके पास बच्चों की, आपने उसके ऊपर चिपका दी वो, आपके 2 बो वाली पिन्स तैयार हो गई। बाहर भी तो इसी तरह ही लोग करते हैं ना, वो बनू के इस तरह से इनको सेल करते हैं, आप भी इसकी एक चीज़ बना सकते हैं। तो एक नॉर्मल जो बॉबी पिन है, इस बॉबी पिन के ऊपर फॉर एग्जांपल ये आपकी पिन आ गई, इस पिन के ऊपर अगर आपके बो ऑलरेडी लगी हुई है तो वो कितना मज़े की एक प्यारी लुक देगी आप। ये देखिए बो बनाने के बाद मैंने एक क्या हल्का सा बात बीड है, लगा दिया और ये आपका स्टोरेज बॉक्स भाई क्या बात है, अमेजिंग ठीक अमेजिंग। है। अच्छा ये बताइए कि अगर क्योंकि इसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, हमने कुछ फिजियोथेरेपी की तरफ जाना है, एक तो ये बताएं कि आप बाकी के प्रोग्राम के दौरान आप क्या बना रहे होंगे जो हम एंड में दिखाएंगे। एक टिश्यू बॉक्स हमारे पास इसी तरीके से पुराना, आज दरअसल मैं आपको पुराने गिफ्ट बैग का ही इस्तेमाल बता रहा हूँ। अब होम डिकोर के अंदर आप ये पुराना, अगर आपका इस्तेमाल शुदा फटा पुराना कोई बैग पड़ा हुआ है तो इसको आप टिश्यू बॉक्स कैसे बना सकते हैं, खूबसूरत सा कवर उसका कैसे बना सकते हैं। मैं एक्चुअली चाह रही थी कि तो आप बिफोर दिखा दें ताकि आफ्टर जब ठीक है। दिखाएं तो समझ आए। अच्छा फाइनली मुमताज़ भाई ब्रेक में जाने से पहले ये बताएं कि अगर कोई अपनी बिजनेस की तरफ जाना चाहता है, जी जी, अगर कोई इंसान अपनी बिजनेस की तरफ जाना चाहता है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? देखिए ये छोटे छोटे क्राफ्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप होम बेस्ड बिजनेस के आसानी से रन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपना एक फेसबुक पेज बनाइए, इंस्टा का पेज बनाइए, या अपना यूट्यूब का चैनल भी एक खोल सकते हैं, क्राफ्टिंग कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको आसानी से मार्केट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं, आप उसको अगर अपलोड करें, अपनी अच्छी सी रील बनाएं, फोटोग्राफ बनाएं, कैप्शन लगाएं, टेक्स्ट लिखें उसका, तो लामहला और हमें मिलते हैं ऑप्स। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत कामयाब हैं। इसके अलावा जैसे पेपर माशे की चीज़ें मैंने आपको बताई, इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, जैसे एटसी है, अमेज़ॉन है, तो एटसी ख़ास तौर पे हैंडमेड क्राफ्ट्स के लिए और आर्ट क्राफ्ट्स के लिए मशहूर है। वहाँ पे अपलोड करें, वहाँ पे डॉलर्स में बिकती है आपकी। क्या बात है। सो वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स देखें, आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन भी बन सकती है और आपके लिए एक ऐसी हॉबी जो आपको पैसे भी कमा के देती है। आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरह से आगे लेके चलते हैं। अब तो ज़माना ऐसा आ गया है कि इवन लोगों ने अपनी बर्थडेज़ पे, ओकेजन्स पे जो गुडी बैग्स भी देने होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी थीम के मुताबिक हो, तो आप इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। हम ताज़ भाई ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करेंगे। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात डॉक्टर वसीम जावेद से होगी, क्योंकि आज हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है और वो है एक्यूपंक्चर पॉइंट्स और गोडों में, यानी कि जो नी में पेन होती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे बहुत ही सीरियस भाई वसीम जावेद हमारे साथ हैं। इनकी मुस्कुराहट पे मत जाइएगा, ये मैंने इनको डांटा है। मैं कहा भैया मैं आपको मारने नहीं लगी, इंटरव्यू करने लगी हूँ, प्लीज़ स्माइल। और बाय द वे ये वो प्यारी पर्सनैलिटी हैं जो हर किसी के चेहरों पे मुस्कुराहट और लोगों की ज़िंदगियों में सुकून लेके आते हैं। इनको प्रोग्राम पे हमेशा मेरा बुलाने का एक ही रीज़न होता है कि ये पैसे बनाना इनका इंटरेस्ट नहीं होता। ऑब्वियसली हर बंदा रोजी रोटी के लिए निकलता है। ही इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर, बॉडी एडजस्टमेंट, ऑस्टियोपैथी। उन्होंने एक मेहनत की है तो इनका राइट है कि ये पैसे कमाएं, लेकिन ये काम ऐसा करते हैं कि फिर अगला बंदा खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट हो जाता है। इनको ये नहीं होता कि जिस तरह बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट आजकल ये बड़ा गलत करते हैं कि पेशेंट को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट रखते हैं कि सारी ज़िंदगी का उनके ऊपर ख़र्चा आ जाता है और उनको, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होते और वो खुद नहीं सीखते चीज़ें करना, तो बहुत से लोग फिर 1-2-3 महीने करा के छोड़ ही देते हैं और फिर वो वापस उस तकलीफ़ में चले जाते हैं। तो वन ऑफ दोज फ्यू डॉक्टर्स जिन्होंने दुकान नहीं लगाई हुई, जो लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बात कहनी ज़रूरी थी। आजकल प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर सिर्फ इतना को हल देते हैं कि उनकी दुकान चलती रहे, अगले को रिलीफ भी इतनी मिल जाए, लेकिन अगर अगली बार आप आके नहीं फिर करेंगे काम तो वो नहीं कर सकता अपना खुद। तो ये तो ज़्यादती है। और देखिए अब बहुत से लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको पता है, मेरी नेक अकड़ जाती है कभी कभी एंग्जाइटी स्ट्रेस की वजह से।
आपसे कितनी दफ़ा मैंने डिस्कस की है, लोअर बैक का इशू हो जाता है, एक एज फैक्टर भी है और एक ज़िंदगी की वेयर एंड टेयर भी है। अब मैं हर हफ्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा नई फिजियोथेरेपी करा सकती, टाइम नहीं होता, मगर अगर मुझे पता है कि मैंने क्या करना है तो मैं खुद कर सकती हूँ। सो आज डॉक्टर साहब इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें मैंने आपसे क्लियर करनी है। पहले तो क्या एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर एक ही चीज़ है? एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर नहीं, दे आर डिफरेंट, बिकॉज एक्यूप्रेशर जो है वो प्रेशर पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको 30 टाइम्स रोटेटरी मूवमेंट करें यानी कि अंगूठा रख के उसको 30 टाइम्स घुमाएं तो बेसिकली दिस ट्रीटमेंट इज़ एक्यूप्रेशर। एक्यूपंक्चर में होता यह है कि हम पंक्चर करते हैं स्किन को थ्रू द नीडल, उसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और टिश्यू के अंदर जिस्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर हम वो नीडल डालते हैं और फिर वो ट्रीटमेंट जब होती है तो उसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। लेकिन वो नीडल व्यूअर्स एक्यूपंक्चर का सुन के ना लोगों का त्राण निकल जाता है कि हाय हमारे अंदर सुइयां डालेंगे। व्यूअर्स वो इतनी पतली सुई होती है, इतनी पतली सुई होती है कि वो टिक करके होती है, आपको पता ही नहीं चलता और आपके अंदर आपके पूरे बाजू के अंदर भी लग सकते हैं एक्यूपंक्चर की नीडल्स और आपको महसूस नहीं होता। मैंने ऑन एयर आप लोगों के साथ व्यूअर्स, आपने भी भैया किया हुआ याद है, यहाँ पे आपने एक दफ़ा मेरे किया था, एक दफ़ा आपने मेरे फोरहेड पे किया था माइग्रेन के लिए और लिटरली 2 हफ्ते तक मुझे नहीं उसके बाद माइग्रेन हुई। सो बात यह है कि ये बड़ी एक ऑथेंटिक, और देखें अगर चाइनीज़ मेडिसिन में ये इतनी पॉपुलर चीज़ है और अब वेस्टर्न मेडिसिन ने भी उसको उठा लिया है, कोई तो बात होगी। क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्यूपंक्चर पॉइंट्स वाले ही होते हैं? यस, पॉइंट्स वही होते हैं, तरीका मुख्तलिफ। बिल्कुल। अच्छा, एक्यूप्रेशर से किस किस किस्म की सुकून हम लोगों को दे सकते हैं? एक्यूप्रेशर से हम सबसे पहले तो पेन मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स में, जैसे माइग्रेन की आपने एग्जांपल दी, बैक पेन, नी पेन, ये बहुत कॉमन है, पेल्विक पेन्स। क्योंकि नी पेन तो डॉक्टर साहब, मैं उस दिन अपने 45 साल के एक बंदे को मिली, मुझे कहता है कि जुगन मुझे कह रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट करनी है, दोनों गोडे रिप्लेस होने हैं। कहते फिर आप 0 मीटर हो जाएंगे। मैंने कहा 0 मीटर तो हो जाएंगे, तो वो जो काटा पीटी करके गोडा निकालेंगे दूसरा डालेंगे, दिस इज वेरी सीरियस। उसकी केयर करनी पड़ती है, प्रॉपर उसका ख्याल रखना पड़ता है। हम 80-80 साल पे सुनते थे, 70-75 पे सुनते थे कि भाई किसी का नी रिप्लेसमेंट होनी है या हिप रिप्लेसमेंट होनी है। अब तो 40-45 साल की उम्र पे ये चीज़ शुरू हो गई है। ऐसे ही, लेकिन उसमें ज़रूरी ये होता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मौजूद हैं। सर्जरी से अब मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में अवॉइड किया जाता है और कोशिश की जाती है पहले ऐसे ट्रीटमेंट्स दिए जाएं जिससे पेशेंट सर्जरी की तरफ ना जाए, क्योंकि सर्जरी के आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं और पेशेंट कई दफ़ा स्टेबल नहीं होता सर्जरीज़ के लिए। सो बेटर होता है कि हम दूसरी ट्रीटमेंट्स पे लाजमी जाएं, जिसमें फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। लेकिन ये सुकून कैसे देता है एक्यूप्रेशर? कहने को तो लोग कहेंगे ना कोई मशीन, ना कोई चीज़, एंज करने से, इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे साइंस ये है, आप साइंटिफिक बंदे हैं इसलिए आपसे हम पूछ सकते हैं। इसको रिसर्च बेस बताता हूँ। इसके पीछे साइंस ये है कि हमारी बॉडी में ना बाकायदा चेन्स मौजूद हैं। चेन्स का मतलब ये होता है कि तारे मौजूद हैं जो कि वेल कनेक्टेड हैं सर से लेके पाँव तक। सो उन तारों के अंदर हम ये अगर नीडल्स लगाएं तो वो मेरिडियंस कहलाती हैं तारें। उन तारों के अंदर अगर हम नीडल्स लगाएं तो बॉडी पूरी चैनलाइज हो जाती है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। इन द सेम वे एक्यूप्रेशर वही पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उनको 30 टाइम्स रोटेटरी मूवमेंट करें क्लॉकवाइज तो द सेम मैकेनिज्म गोज़ ऑन कि बॉडी जो है वो उन तारों के कनेक्शंस को एक्टिवेट करती है और हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो हीलिंग कैसे स्टार्ट होती है? हमारी बॉडी का कनेक्शन जो है ना स्किन के नीचे एक झिल्ली है उसके साथ है, तो वो झिल्ली बेसिकली उसे फेशिया कहते हैं, उसकी मूवमेंट्स जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती हैं और उसके चैनल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। चाइनीज़ मेडिकल एक्यूपंक्चर में उसे कहते हैं एनर्जी फ्लो बेहतर कर लिया, बैलेंस करना शुरू कर दिया। सही। तो अब डॉक्टर साहब आते हैं डिफरेंट एक्यूप्रेशर की। जब एक्यूप्रेशर में हाथ के कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो रिलीफ देते हैं? मुझे याद है, मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा कि जुगन ये दबा के रखोगी, आपने ही कहा था, क्या कह रही हूँ, किसी ने कहा था, मेरे भाई ने कहा था कि ऐसे करके दबा के रखोगी थोड़ी देर के लिए और छोड़ोगी तो माइग्रेन में तुम्हें रिलीफ आएगी। ऐसे हमारे ईयर के अंदर, हमारी स्पाइन के अंदर, फुट के अंदर, हैंड के अंदर रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स हैं ये। ठीक है। रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को। जिस तरह ये जो आप एरिया अभी मेंशन भी कर रहे हैं, ये अगर हम इसको होल्ड करके रखें तो हेडेक ट्रीट हो जाता है। राइट लेफ्ट दोनों को करना होता है, बिकॉज बैलेंस करना होता है हमने बॉडी को। और माइग्रेन कभी लेफ्ट साइड पे होती है, कभी राइट साइड पे, लेकिन हम सिर्फ लेफ्ट को नहीं करते, हमें बैलेंस करना होता है तो हम ऑपोजिट साइड पे भी करते हैं ताकि बॉडी जो है वो एज अ होल दोनों साइड से बैलेंस करे। सेकंड, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो स्टमक के लिए हैं, लोगों के अक्सर स्टमक ख़राब होते हैं। अच्छा, पेट में जिस्मानी प्रॉब्लम से पहले एंग्जाइटी और डिप्रेशन की, एंग्जाइटी वाला बंदा
जो घबरा जाता है वो क्या करे? देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है आप काम के इन्वायरमेंट होते हैं, एकदम से आपको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। और मैंने ऐसे लोग देखे, वो प्रेजेंटेशन के बीच में, हम एक दफ़ा एक जगह बैठे हुए थे, एक ब्रांड थी, वो प्रेजेंटेशन दे रहा था, ब्रांड मैनेजर, वो एकदम से खड़ा हुआ है और उसने कहा जी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और वो बाहर चले गए। क्योंकि मेरी उनसे पहले से जान पहचान थी, तो मैंने फिर पूछा बाद में, मैंने कहा 20 मिनट के लिए आप गायब हो गए थे, हम सारे एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, क्या हुआ? कहते जुगन मुझे एकदम से पैनिक अटैक हुआ और मैं बाहर निकल गया, बिकॉज मैं वहाँ पे एक तमाशा नहीं क्रिएट करना चाह रहा था। तो देखें 20-20 मिनट तो नहीं, आप बीच एग्जाम के अंदर तो नहीं आप निकल के जा सकते। कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो एक्यूप्रेशर से। हमारा जो थंब है, इसकी जो टिप है, अगर हम इसको 30 टाइम्स टैप करें तो ब्रेन के अंदर से ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि ब्रेन को एकदम से रिलैक्स करते हैं और बॉडी एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है। डोपामिन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं जैसे ही बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सो इसको 30 टाइम्स राइट और लेफ्ट दोनों पे हमने टैप करना होता है और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ऐसे लाइक प्रेशर इतना देना है, जितना आप आई बॉल पे प्रेशर देते हैं ना, उतना ही आपने प्रेशर देना होता है और उसको 30 टाइम्स टैप करना होता है। इसके अलावा एंजाइटी के नेक के ऊपर पॉइंट्स हैं। ये आप बैठे हुए भी, आप बच्चा है पेपर दे रहा है, घबराहट उसको एकदम से हो रही है, उसको नहीं समझ आ रही, उसको कहें कि भाई वो आप 30 दफ़ा कर लेंगे तो 1 मिनट 1.5 मिनट में स्यापा वहीं पे बैठे बैठे रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही इसी तरह हमारे ऐसे पेशेंट्स जिनको माइग्रेन रहता है, नॉर्मली माइग्रेन के साथ एंजाइटी भी कॉमन मिल रही होती है। सो उस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, हमारी जो नेक की बैक साइड है, इधर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, हमें अपने हैंड्स को ओपन करना होता है, स्कल के ऊपर रैप करना होता है, और रैप करने के बाद इसको जो है हमने उसी तरह 30 टाइम्स टैप करना होता है जेंटल, और उतना ही प्रेशर देना जितना आई बॉल पे प्रेशर दे रहे हैं उसको 30 टाइम। जैसे ही हम टैप करते हैं या रोटेटरी मूवमेंट्स करते हैं तो हमारे जो टाइटनेस आ रही है ब्रेन से, हमारी जो एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वो फ़ौरन पेशेंट के रिकवर कर जाते हैं और पेशेंट इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर। एक तो हमने थंब की बात कर ली, माइग्रेन की हमने ये बात कर ली, और मुझे बताइए जैसे कि नेक, गर्दन अकड़ गई है, आपको पता है बड़ी दफ़ा बंदा सुबह उठता है और ना सीधे या मुड़ा होती है गर्दन, ना लेफ्ट, और बंदा एक लगता है जैसे गर्दन में किसी ने सरिया डाला हुआ है। ऐसे तो यहाँ से नीचे चलते हैं। बिल्कुल यहाँ से चलते हैं। तो इसमें हमारा नेक के ऊपर जो है साइड पे जो मसल है, इसका जो भी एक नाम है, इसके मिडल साइड पे, यानी कि आपकी शोल्डर और गर्दन के बिल्कुल मिडल, जैसे ही हम इस यहाँ एक पॉइंट है जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, इस फोल्ड के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमें वही, अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो साथ साथ प्लीज करें 30 टाइम्स। आप साथ साथ फॉलो करें 30 टाइम्स, इसको आप टैप करेंगे, आपकी नेक एकदम से रिलैक्स हो जाएगी। और जब आप राइट साइड पे करेंगे तो यू हैव टू डू इट ऑन द लेफ्ट साइड टू, सो दैट वी कैन डेवलप अ बैलेंस इन द बॉडी। बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं, अगर लोअर बैक की बात करें और पेल्विस की बात करें, तो मैं थोड़ा टर्न करने लगा हूँ, तो इस पॉइंट पे आके हमारी बैक के ऊपर ये पॉइंट्स होते हैं, इसके ऊपर भी हमने टैप करना होता है, उसी तरह 30 टाइम्स पुश करना होता है, और उसके बाद हमारी बैक जो है वो कंफर्टेबल हो जाती है। बिल्कुल पेल्विस के ऊपर और चेस्ट के ऊपर, हमारे स्टमक के ऊपर एक पॉइंट होता है, आप देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल जहाँ बोन ख़त्म हो रही है, उस पॉइंट को अगर मैं 30 टाइम्स टैप करूँ तो हमारे स्टमक के प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। फिर गोइंग फर्दर डाउन हमारी जो पेल्विस है। अच्छा एक सवाल है, जैसे बच्चे का पेट खराब हुआ हुआ है या उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत हुई हुई है, तो क्या ये छोटे बच्चों पे भी कर सकते हैं? छोटे बच्चों पे कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसमें हमने हैंड के रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, और उसके लिए जो स्टमक का पॉइंट है जहाँ हमारी क्रीज आ रही है, सेकेंड बोन यानी कि इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल नीचे, इधर एक पॉइंट मौजूद है जिसको हमने सर्कुलेटरी मूवमेंट करनी है। दिस इज द पॉइंट जहाँ हमने सर्कुलेटरी मूवमेंट करनी है, ये हाजमा बेहतर करता है। यस, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको थायराइड और पैराथायराइड का इशू होता है, उनके थायराइड हार्मोन्स अनस्टेबल हो रहे होते हैं। सो ये थंब के नीचे वो पॉइंट है, अगर हम इसको रोटेटरी मूवमेंट करें 30 टाइम्स राइट और लेफ्ट, तो यस ये वो पॉइंट है जहाँ आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो सकते हैं। सो यू कैन यूज़ दीज पॉइंट्स 30 टाइम्स 2 टाइम्स अ डे। ये आप जैसे ही करते हैं फ़ौरन बेहतरी महसूस होती है और रिकवरी की तरफ पेशेंट जो है वो चला जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा अब मुझे बताइए, एक आपने यहाँ नीचे तो आ गए बट कंधे भी तो हैं, फ्रोजन शोल्डर तो आपका फेवरेट है। बिल्कुल। अच्छा उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल एक प्रॉब्लम चल रहा है कि हम आमतौर पे मोबाइल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमने मोबाइल उठाया होता है, तो ये एक पॉइंट टिप है शोल्डर्स की जहाँ आके लोगों को पेन स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज वो कंटिन्यूस लिफ्टिंग कर रहे होते हैं मोबाइल की। सो उसका नुकसान ये होता है कि टिप्स जो है ये पेनफुल हो जाती हैं। सो इसके लिए हमने एक टिप के ऊपर पहले वही मूवमेंट करनी है, टैप करना है, उसको बहुत जेंटल प्रेस करना है। फॉर बाजू में ही नी भी कभी कभी लॉक हो जाती है, एल्बो भी लॉक हो जाती है, बिल्कुल यहाँ पे दर्द शुरू हो जाती है। बिल्कुल। नीज की अगर पेन होती है तो अक्सर लोग जिनके गोडों में पेन होती है उनके
जॉइंट्स का इशू होता है। ऐसा ही है। उसमें जो एल्बो का जैसे आपने मेंशन किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन लोगों को आर्म में, हार्ट में डिस्कम्फर्ट रहती है, एल्बो के ऊपर ये वो पॉइंट है जहाँ एल्बो स्टार्ट हो रही है उसकी बिल्कुल। और यहाँ पे अगर एक्यूपंक्चर की सुई लगाओ तो वाहिद जगह जहाँ दर्द होती है। दर्द भी होती है, लेकिन अगर ऑक्यूप्रेशर करें तो दर्द नहीं होती। और इसको भी हमने सर्कमडेटरी यानी कि रोटेटरी मूवमेंट, राउंड एंड राउंड इसको मूव करना होता है, जैसे क्लॉक की सुई मूव करती है 30 टाइम्स। तो पूरी बॉडी में एकदम से जिस्म के ऊपर वाले धड़ में पूरे हिस्से में रिलैक्सेशन आती है, लेफ्ट साइड और इसी तरह राइट साइड पे। अच्छा, मुमताज भाई भी ना गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि आपके भी हाथ, ओए टिश्यू का डब्बा भी उन्होंने बना दिया, जरा इनकी हरकतें देखे ना, वो पहले ही अपनी उन्होंने फनकारी कर ली है, इसलिए इतने गौर से सुन रहे हैं। क्या बात है मुमताज भाई, ऑसम, बिल्कुल सही। आपकी तरफ मैं अभी वापस आऊँगी, बट आप देखें ना कि हम लोग काम, जो स्पेशली आप जैसे लोग हाथ से काम करने वाले लोग हैं, आपकी अक्सर नेक में पेन होती होगी, झुक झुक के हाथ अकड़ जाते होंगे। अब बहुत से लोग हैं जो हाथों से काम करते हैं। सर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रीटमेंट, जिन लोगों को रिस्ट में पेन होती है, स्पेशली उनके हाथ कभी सुन हो जाते हैं, थक जाते हैं, साथ हम आपकी सुनते हैं, उनको ये चाहिए कि ये हाथ के मिड पॉइंट पे इसको वो सर्कमडेटरी रोटेटरी मूवमेंट करें फॉर 30 टाइम्स राइट पे और 30 टाइम्स लेफ्ट पे। रिलीफ आनी शुरू हो जाती है, अभी से मैजिक शुरू, फौरन से रिलैक्सेशन हाथ में आना असल शुरू में हो जाएगी। फिजियोथेरेपी या इससे रिलेटेड क्यों चीज़ें कराई जाती हैं कि आपको एटलीस्ट कुछ इमीडिएट रिलीफ मिले, और अगर आप ये रेगुलर करेंगे तो आपके, देखें भैया हमारा काम है, ये आपकी रोजी रोटी है अब, राइट। आई एम श्योर कि और भी आपके मामलात होंगे और अल्लाह आपको मज़ीद नवाजे, बट बात यह कि अगर ये एक तरीका है रोज़ी रोटी कमाने का, जैसे कि मेरी आवाज़ है, मैं अपनी अपीयरेंस का क्यों ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन का बंदा हूँ, ये सारी चीज़ें हमें करनी है क्योंकि ये हमारे काम का हिस्सा है। बिल्कुल सही। लोग मुझे कहते हैं तुमने बड़ा अपने वेट कम कर लिया, मैं कहती हूँ भाई मेरी तो ये रोजी रोटी, मैं यहाँ पे बैठ के कहती हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल, जिस तरह डॉक्टर साहब आपने कितनी दफ़ा कहा है कि 90% लोगों के मसाइल वेट की वजह से होते हैं, या बहुत अंडरवेट हो जाते हैं, या इतने ओवरवेट ओबिसिटी की तरफ चले जाते हैं कि एक्स्ट्रा बोझ की वजह से आपकी हड्डियां जवाब देना शुरू कर देती है, जॉइंट्स। सो हर चीज़ की एक तो अगर हमने एक सेहतमंद और प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारनी है तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे डॉक्टरों के पास जाएं, घर पे भी हो सकता है, जैसे कि आपने इतनी अच्छी ऑप्शंस दिए हैं, इतने सस्ते, बस सस्ते क्या, फ्री अनयूज्ड आपके बेकार में चीज़ें हैं, उसको आपने इस्तेमाल में लिया है, बिल्कुल होम डेकोर पे। इस तरह हम नीचे जाते हैं तो नी जॉइंट आ जाता है। नी जॉइंट के ऊपर कॉमन जो लोगों को पेन आता है वो नी के, ये जो चपनी की हड्डी है, हम पटेला कहते हैं, इसके ऊपर का पॉइंट होता है, लोगों को बहुत कॉमन दर्द होता है, सुइयां जैसे तीसें उठती हैं। और दूसरा यहाँ बहुत कॉमन लोगों को, बुजुर्गों को बहुत कॉमन पेन आ रहा होता है। नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, हम बेड सजदे नहीं में कर जा सकते, सकते, हम बैठ के नमाज पढ़ते हैं। जो लोग नीचे नमाज नहीं पढ़ सकते उनके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि अगर वो नी के ऊपर वाले हिस्से में एक अंगूठे डॉक्टर साहब आपने जब भी ये यूज करना हो कर लें, और अगर नहीं जरूरत तो वी डोंट नीड, वी नीड इट, मैं आ रहा हूँ इस पे। एक अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा प्लेस करके इसको आप टर्न करें रोटेटरी, वही जैसे मैंने बताया, राइट पे भी लेफ्ट पे भी, फौरन आपके नी के मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। और लोगों को, जिन लोगों को, बुजुर्गों को स्वेलिंग हो जाती है इस जगह पे, उनको हर वक्त दर्द रहता है, तो उनको भी चाहिए इसी तरह अपने एक थंब के ऊपर दूसरा थंब प्लेस करके आप साथ साथ अगर मेरे फॉलो करेंगे तो यू कैन फील कि आप बेहतरी फील करना शुरू हो जाएंगे फ़ौरन आफ्टर 10 रेपिटेशंस। जैसे ही 10th रोटेशन आएगी आपको लगेगा कि मेरा नी जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो गया। सो वन ऑफ द सॉल्यूशंस जो कि आप घर में यूज़ कर सकते हैं बिफोर कमिंग टू डॉक्टर, बिफोर कमिंग टू फिजियोथेरेपिस्ट, आप अपनी पेन को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, पैरों में भी दर्द होती है लोगों के, पाँव में भी दर्द होती है, लगता है जैसे पाँव के अंदर ना जैसे किसी ने तोड़ दिया पाँव, कभी कभी ऐसी दर्द होती है पाँव में। हाँ, बहुत ज़्यादा वॉक करें, सही जूते ना पहने, तो पेन इन द फुट को कैसे हैंडल करें? एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि पहले ज़माने में अगर हम पास में देखें ना क्विकली, तो लोग सख्त जगहों पे चलते थे, पत्थरों पे चलते थे, तो उनकी स्किन और मसल्स जो है ना बहुत हार्ड होते थे। अब राइट नाउ ये होना शुरू हो गया है कि हम सॉफ्ट शूज़ बहुत ज़्यादा पहनते हैं, जिसकी वजह से अब हमारे मसल्स, हमारी बोन्स थोड़ी सी वीक रहती हैं। सो उसके लिए ये है कि जब आप हार्ड शूज़ पहने, नॉर्मली फीमेल्स बहुत कॉमन हील्स, हार्ड शूज़ पहनती हैं, या अगर कोई मेल्स भी पहन रहे हैं, तो उसमें आपने पाँव के निचले हिस्से में, शूज़ ऑफ करके दिखाना चाहता हूँ कि पाँव के निचले हिस्से में सबसे पहले जो पेनफुल पॉइंट बनता है वो हमारी दूसरी फिंगर, दूसरा जो हमारा जो बड़े टो के साथ वाला जो के बाद जो टो है, इसके ऊपर यहाँ नीचे लोगों को पेन आता है। आपके पाँव कितने साफ है माशाल्लाह। नहीं, मैंने कहा वैसे बता दूं, वरना अक्सर लड़कों के पाँव तरक्के हुए होते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब। हाँ। तो ये पॉइंट इन द सेम वे यू हैव टू रोटेट इट फॉर 30 टाइम्स, ये बेहतर होगा। सेकंड, एक बहुत कॉमन पॉइंट जो लोगों को पेन करता है पाँव में, वो ये वाला सेंटर वाला पॉइंट है। अगर आप इसको देख सकते हो,
और आप इसको भी इन द सेम चीखों वाली दर्द, क्योंकि मेरा पाँव फ्लैट है ना, बिकॉज आई एम फ्लैट फुटेड, तो बड़ी तकलीफ लिटरली ये वो पॉइंट है, वाकई बहुत दर्द होती है। सो इसके लिए जो है अगर आप वही मूवमेंट करेंगे तो फ़ौरन रिलैक्सेशन मिलेगी। रात को सोने से पहले और सुबह बेड से उतरते हुए आप ये पहले मूवमेंट कर लें, ये ट्रीटमेंट कर लें, जैसे ही उतरेंगे आपको पाँव को सुकून होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक आखिरी इंपॉर्टेंट टिप, लोगों को हील पेन होता है, जिसमें कुछ लोग सुनते हैं उनको प्लांटर फिशाइटिस हो गया, कुछ लोगों को लोकल हील पेन है, तो उसके लिए भी सेम ट्रीटमेंट है, इजी सा ट्रीटमेंट है, सारी चीज़ों में एक ही बात है, बट यू नीड टू ट्रीट द पॉइंट्स। जो पेनफुल पॉइंट है आप उसको सॉफ्ट मूव करें, अल्टीमेटली आफ्टर 30 रेपिटेशंस ये बेहतर हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ व्यूअर्स, यहाँ पे दवाइयाँ खाते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए, ये बात भूल जाते हैं कि वो प्रॉब्लम का हल नहीं है, वो एक तरह से आपने ऊपर से मरहम लगा दिए, फिर थोड़ी जैसे ही उस दवाई का असर ख़त्म होगा वो दर्द वापस उठ जाएगा, वो दर्द ख़त्म, वो बेसिकली एक तरह से सुला दिया जाता है दर्द। पॉइंट ये है कि जड़ में घुस के मसले को सॉल्व करना है। अच्छा, और क्या क्या आप हमें बताएंगे डॉक्टर साहब? आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट नी के लिए ट्रीटमेंट्स बताने जा रहा हूँ। एक जूते के साथ, एक जूते एक जूते के साथ, ठीक है, मेरा भाई आज एक जूते के साथ हमें गाइड करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आजकल लोगों को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है। आपने भी मेंशन किया कि 45 इयर्स की एज में, 40 इयर्स की एज में हम यंग लोगों को देख रहे हैं उनको नी पेन है। एक मर्द हो के पहले तो कहते थे कि औरतों को, कहते हैं ना जनानियों का प्रॉब्लम है, आप सोचे कि एक मर्द 45 इयर्स का एज है, अभी तो आधी जिंदगी जी है उस बंदे ने, और उसके अगर इस एज पे नीज रिप्लेस हो जाएंगे तो बाकी जिंदगी कैसे जिएगा वो? अच्छा, लोगों को बहुत कॉमन होता है कि उनके नीज बेंड होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि कर्व हो जाते हैं। सो उसके लिए बो लेगेड, जी बो लेग्स, बिल्कुल बो लेग्स, उससे वो कॉमन होती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में। थोड़ी लेग्स जो हैं नीज बाहर की तरफ निकल जाते हैं, नीज बाहर की तरफ निकल जाते हैं, टांगे जो हैं वो थोड़ी कर्व्ड हो जाती हैं। तो उसके लिए पहली एक्सरसाइज जो मैं बताना चाहूँगा, आपने कोई स्ट्रैप बांध लेना है अपने इर्द गिर्द। मेरे पास यहाँ स्ट्रैप भी पड़ा है, क्विकली मैं पकड़ता हूँ स्ट्रैप और आपको दिखाता हूँ। मैं आपकी मैंने कहा मैं आपकी चीज़ें वगैरह आपके पास ले आती हूँ। तो आप ये देखेंगे अभी कि आपके घर में कोई दुपट्टा वगैरह होगा, आप दुपट्टा इसी तरह रैप कीजिए और अपने नीज़ तक ले आइए दुपट्टे को, पटेला चपनी की हड्डी से थोड़ा सा ऊपर रखें और अपने नीज़ को अपार्ट कीजिए, मतलब बाहर की तरफ पुश बाहर करें। की तरफ निकालिए, और इसको आपने होल्ड करके रखना है सिर्फ 5 सेकंड के लिए और फिर छोड़ देना है। इसको आपने 10 दफ़ा करना है। आपने हर वर्जिश को 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 10 दफ़ा छोड़ देना है। दूसरी वर्जिश, आप सोचें कि जिनके बो हैं, चूँकि पाँव अंदर की तरफ हैं, तो मैं अब दूसरी एक्सरसाइज ये करने लगा हूँ, पाँव को बाहर की तरफ खींचने लगा हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा ये जो बोइंग है ये ख़त्म हो रही है। इसको भी 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और 10 रेपिटेशंस करने हैं। सुबह शाम कर लें तो बहुत अच्छा है। तीसरी एक्सरसाइज ये कि हमने ये जो दोनों बॉल्स हैं, आपके घर में भी बच्चों की छोटी बॉल्स मिल जाती हैं, आप दोनों नीज के दरमियान ये बॉल्स प्लेस कीजिए और इसको पुश कीजिए। एक अगर राउंड बॉल आपके पास है, राउंड तो बॉल है, छोटी बॉल्स होती हैं। आप फिर देखिएगा जैसे ही मैं जोर लगाता हूं तो हमारे जो फुट हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। सो ये तमाम एक्सरसाइजेज जिन लोगों के एक्सरेज में स्पेस कम हो जाता है, डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि अब आपका गोडा जो है वो टच होना शुरू हो गया, अगर वो ये एक्सरसाइजेज शुरू कर दें, लग रही होती है ना, रगड़ लग रही होती है, कार्टिलेज रप्चर हो रही होती है, हड्डियां एक्सपोज हो रही होती हैं, तो ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और वो लोग जो 40s में चले गए हैं उनको चाहिए रोज़ाना एक्सरसाइज शुरू कर दें। सेकंड प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ऐसे लोग जिनको चपनी का सिर्फ मसला होता है उनको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सो उसके लिए जो पहली एक्सरसाइज है वो ये कि आपने सीधा लेट जाना है। सीधा लेट के नी के नीचे आप पिलो रख लें, हम लोग क्लिनिक में रोल यूज़ करते हैं, आप सिंपल पिलो रख लें और पिलो रखने के बाद आप नी को डाउनवर्ड पुश करेंगे, सीधा बिल्कुल लेट जाए, डाउनवर्ड पुश कीजिए फॉर 5 सेकंड और 10 रेपिटेशंस जो है आपने इसके लाजमी करने हैं। बिल्कुल बैक सीधा, बिल्कुल सीधा लेट जाए। पिलो बेशक रख सकते हैं, अगर आपको जो है कोई डिस्कम्फर्ट होती है तो आपने उसके बाद नी को पुश करना है नीचे की तरफ एंड होल्डिंग इट फॉर 5 सेकंड, और इसके आपने जो है ना वो 10 रेपिटेशंस जो हैं वो करने हैं। जैसे ही आप इसके 10 रेपिटेशंस करेंगे तो नी जो है वो स्टेबल हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है जो कि आप घर में कर सकते हैं इसी चपनी की हड्डी के इश्यूज़ के लिए, बिकॉज जो चपनी की हड्डी है ये मसल से स्टेबल हो रही है, और अगर हमारे मसल जो है वो कमज़ोर हो जाएं तो चपनी की हड्डी जैसे पानी में कश्ती नहीं तैरती उस तरह ये वीक होके
लाइक अपने राइट प्रॉपर प्लेस की वजह दूसरी जगहों पे जाके फिक्स होती है और फिर पेन करती है, डिसलोकेट हो जाती है, डिसलुक सब लग्जेट हो जाती है, मेडिकल टर्म है लेकिन ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। ये एक्सरसाइज है जिसमें आपने ऊपर उठाना है, हल्का सा पाँव ऊपर की तरफ खींचना है और आराम से नीचे लेके जाना है। ये भी आपने 10 टाइम्स 10 रेपिटेशंस लाजमी कर दी है। डॉक्टर साहब से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमेशा आप लोग यही कहते हैं कि जी डॉक्टर्स कह देते हैं करना इतना आसान नहीं होता, तो हमारे पास आज पेशेंट भी थे इमरान भाई, लेकिन हमने उनको कहा कि आप रहने दें, आज डॉक्टर साहब ही हमें गाइड करेंगे। देखें वो खुद भी ये चीज़ें करते हैं, ही इज़ ऑल्सो नॉट 15-16 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने आपको भी तो अपनी वेर एंड टेयर का ख्याल रखना है, जस्ट बिकॉज आप डॉक्टर हैं डजंट मीन, बल्कि आपकी तो इतनी मूवमेंट ये वो चीज़ें आपको तो अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। थर्ड एक्सरसाइज, ऐसे लोग जो थोड़े यंग हैं 30s और 40s में हैं, उनके लिए कुछ एक्सरसाइज बताना चाहूँगा बिकॉज उनको एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आता है, नी पेन स्टार्ट हो गई है, मसल वीक हो गए हैं, तो ऐसा क्या करें कि मसल स्टेबल हो जाए, मजबूत हो जाए। तो मैंने एक स्टेप अरेंज किया हुआ है, आपके घर में स्टेयर्स मौजूद हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो साइड स्टेपिंग ये कहलाती है, आपने आराम से ऊपर जाना है और आराम से नीचे आना है, आराम रुकना किसी पॉइंट पे भी नहीं, आराम से ऊपर जाना है और आराम से नीचे आना है। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो जब मैं एक लेग पे आता हूँ तो बैलेंस जो है मेरा उस पे लोड आता है। सारी जिम की एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, ये जनरल एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमें रोजाना करनी चाहिए। मतलब मैं एक टांग पे खड़ा हूँ, ये बैलेंस भी इस एक्सरसाइज से इंप्रूव होगा, मेरे वो मसल जो मेरे नी को सीधा करते हैं वो भी मजबूत होंगे, और ऑस्टियोआर्थराइटिस मैं आपको ये ट्रूली कह रहा हूँ कि आपको नहीं होगा अगर आप इस एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेंगे। और अगर आप मसल ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्गर करेंगे तो व्यूअर्स आपका वेट भी कम होगा, आपका साइज़ भी रिड्यूस होगा। तो अगर आप डेली वॉक करते हैं 30 to 45 मिनट्स और साथ में ये बेसिक एक्सरसाइजेस कर लेते हैं जो हैं तो फिजियोथेरेपी या एक्यूप्रेशर के वो या इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अपनी बॉडी को भी बड़ी अच्छी शेप में ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम, किसी को नी पेन हो गया स्टार्ट, बुजुर्गों को नॉर्मली होता है, अब उनको मजबूरी है स्टेयर्स चढ़नी है, घर में नॉर्मली स्टेप्स होते हैं, तो क्या करें? अगर राइट नी में इशू है तो उनको लेफ्ट लेग से चढ़ना है ऊपर की तरफ और उतरना है राइट नी से। मैं रिपीट करने लगा हूँ कि जब वो स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं तो उनकी जो अच्छी लेग है, नॉर्मल वाली लेग है, उनको उससे चढ़ना चाहिए बिकॉज नी पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। एंड जब उतरना है तो हमारा नी बेंड नहीं होगा, वो स्ट्रेट रहता है, तो नी में नॉर्मली पेन नहीं आता। आपने बड़े आराम से अफेक्टेड लेग ख़राब वाली लेग से उतरना है। सो इन दिस वे आपके नी के प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ेंगे नहीं, मेंटेन होते रहेंगे। अमेजिंग, थैंक यू डॉक्टर साहब। यहाँ पे क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त होता है, आपको फिर भी हम फिर से तकलीफ देंगे। अगर आपने अपने सॉक्स पहनने तो आप अव्वल तो अब आप सिर्फ एक सॉक पे आ चुके हैं, मुकम्मल तैयार मेरा भाई आया था और जाएंगे सिर्फ एक सॉक के साथ। एक जूता इधर है, एक जूता वहाँ है और एक जुराब पता नहीं हमने कहाँ की है। ऐसे लग रहा है जैसे आज बच्चों का गेट टुगेदर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जल्दी से किचन में नज़र डालेंगे जी, क्या सिचुएशन है शेफ? जी, दाल माश हमारी रेडी है, कचूमर सैलेड और मिंट रायता। अमेजिंग। एंड ऑफ कोर्स साथ साथ ऑफ कोर्स एक और बड़ा ज़रूरी काम हो रहा था। तो मुमताज़ भाई आप बताइए कि फाइनल में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे? गुफ्तगू के दौरान मैंने एक पुराने यूज्ड अनयूज्ड जो आपका पुराना गिफ्ट बैग था उसको हमने रिसाइकिल किया है और खूबसूरत पीस ऑफ हैंड डेकोर यूज़ किया है, टिश्यू बॉक्स का कवर, ये देखिए। और कितना क्यूट और कितना मज़े का बन गया। और बात ये कि अगर जब ये टिश्यू का डब्बा ख़त्म होता है आप खोल के इसके अंदर नया डाल सकते हैं। खोल के और अगर नया नहीं डालना तो जब नेक्स्ट कोई डब्बा आ गया तो उसको कर लिया, इसी को कट अप करके कोई डेकोरेटिव चीज़ और बना ली। आप बजटिंग की बात कर रहे थे, आप देखिए इसमें कोई बजट इस्तेमाल नहीं हुआ, घर की पुरानी चीज़ों को, अशिया को इस्तेमाल करते हुए आपने उसको कारामद शेप दे दी। थैंक यू सो मच राइट बेटा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बातें की, अगली बार इतना ना बोलना। अच्छा एक लफ्ज़ नहीं हमने अपने बच्चे को बोलने दिया, क्योंकि वही वाली बात है ना व्यूअर्स, हम कोशिश कर रहे हैं मॉर्निंग एट होम में वो चीज़ें करें, वो चीज़ें कहें, वो चीज़ें आपको सिखाएं, उस चीज़ की गाइडेंस दें जिससे आपकी भी ज़िंदगी आसानी की तरफ जाए, रादर दैन जस्ट एंटरटेनमेंट अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। कल हमने हल्ला गुल्ला ही किया था शो पे, लेकिन ज़िंदगी तो जीनी है ना, ही हा का दिल नहीं चाहता जब ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियल मसाइल हों, जिस्मानी तकलीफ़ हो, दूसरे किस्म के प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रहे हो, तो कोशिश ये होती है कि हर चीज़ को साथ लेके चलें। चाहे वो हम किचन के बजट को मैनेज करने की बात करें, चाहे घर की पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके एक बिज़नेस को स्टार्ट करें, चाहे घर पे ही अपनी तकालीफ से जान छुड़ाने का एक बेहतरीन तरीका फॉर्मुलेट करें। सो ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करके हम मॉर्निंग एट होम आपके लिए तैयार करके पेश करते हैं। आई होप कि आप हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।